अब देखो ये पहला क्वेश्चन, ये 41 नंबर क्वेश्चन है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर which monitors the emission reduction targets, reduction pledges और countries is ये बेसिकली है क्या। अब पहला पूछ रहा है डेटाबेस क्रिएटेड बाय ए कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर नो फैक्ट इन्वॉल्व, ये हमने एक चीज नोटिस करा इस स्टेटमेंट के बारे में। सेकंड क्या है कि विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो बेसिकली आईपीसीसी हमने सबने पढ़ रखा होता है कि आईपीसीसी क्या होता है वो। थर्ड है कमिटी अंडर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, तो बेसिकली ये अपना हो गया यूएनएफसीसीसी। फोर्थ क्या है एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस्ड बाय यूएनईपी एंड वर्ल्ड बैंक, तो ये अपना हो गया यूएनईपी एंड वर्ल्ड बैंक। अब ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है एक बारी में देखने पर कि लेकिन मैं बताता हूं आपको कैसे इस क्वेश्चन को, अगर आपने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो उससे हल्का क्लू लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, तानसेन पर आया था क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब देखो तानसेन वाले क्वेश्चन में क्या था ना कि अपना जो ए नंबर स्टेटमेंट था उसमें ये लिखा था कि भाई तानसेन बाज नेम तानसेन बाई अकबर, तो ये अपना अकबर वाला ये था। अब जो बी स्टेटमेंट या फिर बी सी डी वगैरह स्टेटमेंट जो था ना उसमें क्या था कि तानसेन क्रिएटेड मेनी रागाज। अब देखो ये स्टेटमेंट ना इतना ज्यादा जेनरिक है कि भाई अगर वो सिंगर है तो ऑब्वियसली वो रागाज तो क्रिएट करेगा ही करेगा, ये तो किसी को नहीं मालूम है ना, फिर भी वो कोई सॉल्व कर लेगा। मतलब यहाँ पर कोई स्कोप है ही नहीं मैनिपुलेशन के लिए एग्जामिनर के लिए, मतलब तो ये स्टेटमेंट तो हमेशा सही रहेगा। बस मैं यही वाला फंडा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फंडा क्या यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक फैक्ट इन्वॉल्व है जो कि आईपीसीसी का है। मतलब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन है, मतलब क्या है कि भाई कुछ और हो सकता था बट यहाँ पर उन्होंने नाम आईपीसीसी के कुछ और के बदले उन्होंने आईपीसीसी लिख दिया। जैसे इस वाले क्वेश्चन में एग्जैक्टली में था क्या कि अकबर ने तानसेन को तानसेन नाम नहीं दिया था, ये कोई और किंग था मध्य प्रदेश का, उन्होंने उसको नाम तानसेन तानसेन दिया था। तो बेसिकली यहाँ पर स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन था तो एग्जामिनर ने उसको मैनिपुलेट कर दिया। सिमिलरली अपना थर्ड स्टेटमेंट कि भाई यहाँ पर यूएनएफसीसीसी, यहाँ पर भी एक फैक्ट है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक फैक्ट है। तो जहां पर स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन रहे मोस्ट लाइकली गलती वहां पर होने का चांसेस है, ना कि जो स्टेटमेंट बिल्कुल जेनरिक है। अब ये देखो ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा जेनरिक है क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है, कोई यहाँ पर नाउन नहीं है, तो यहाँ पर कोई स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन है ही नहीं। तो अगर मुझे नहीं मालूम है तो मैं इसको टिक करके इजिली आगे बढ़ सकता हूँ। तो अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अभी भी यहाँ पर अपने पास क्या है कि 4 ऑप्शंस हैं। इस 4 ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शन तो हम काट ही सकते हैं, डेफिनेटली काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलो ठीक है, ऊपर से पढ़ना चालू करते हैं हम। तो ऊपर से क्या है भाई, क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स द क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम। चलो मेरे को नहीं मालूम है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप launched a global initiative of EP100। चलो ये भी मुझे नहीं मालूम है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, EP100 brings together leading companies to committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission and reduction goals। ठीक है, आगे चलते हैं। Some Indian companies are members of EP100। अब आपको लास्ट क्लास के ट्रिक से आपको याद होगा, मैंने साफ क्लियरली दिखाया था कि भाई जहां पर भी आपको सम दिखे या फिर फ्यू दिखे या फिर अ लिटिल दिखे, वो स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली यूपीएससी में सही होता है। क्यों सही होता है? क्योंकि भाई अगर एक भी कंपनीज अगर मेंबर्स हो गई ना तो अपना काम चल जाएगा ना। और आपको ये तो मालूम है नहीं पक्के तरीके से कि नहीं भाई कोई भी कंपनी इंडिया का नहीं है जो कि मेंबर नहीं है, तो जहां पर भी सम का रहे इन्वॉल्वमेंट वहां पर मोस्ट लाइकली वो स्टेटमेंट सही होने वाला है। तो ये तरीका, तो इस तरीके से अगर मैं 4 को अगर मैं सही मानूं बिल्कुल लास्ट क्लास के जो अपना टेक्निक है उससे, तो अपना क्या हो जाएगा, ये मैं जो अपना सी ऑप्शन है इसको मैं इजिली यहाँ पर कट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो अब इसमें अगली चीज क्या है, अब जब अगर 2 स्टेटमेंट देखो ना तो यहाँ पर आपका जो एजेंसी है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये। अब यहाँ पर आपका नॉलेज काम आता है हल्का सा। कैसा नॉलेज काम आएगा आपका
कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, ये केवल एनर्जी के मैंडेट अपनी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करेंगी। वो भाई वो फॉसिल फ्यूल से हो या फिर रिन्यूएबल से हो, जैसे भी हो, लेकिन उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। तो आपको कुछ ऐसा लग नहीं रहा है क्या कि यहाँ पर जो IEA है ये भाई काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल को भी ये प्रमोट करता है। तो जब कोई एनर्जी एजेंसी फॉसिल फ्यूल को प्रमोट करेगी तो आपको क्यों लगता है कि भाई वो क्लाइमेट वाले चीज में भी वो इन्वॉल्व रहेगी? बहुत ही लेस चांसेस है कि भाई ऐसी एजेंसी क्लाइमेट में भी इन्वॉल्व रहने वाली है। बहुत ही क्लियर कट है। ये मैं कैसे बताया था, जैसे कि आपको एक G20 अपना कंट्रीज है, तो G20 भाई मुझे मालूम है कि ये ना मोस्टली इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, क्योंकि भाई ये जो G20 एजेंसी है ये टॉप 20 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है ये, इसी कारण। तो बहुत ही लेस लाइकली होगा कि ये ना कि क्लाइमेट चेंज से या इन्वायरमेंट से, इस तरीके की चीजों से ये रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ एजेंसीज का जो फेवरेट एजेंसीज हैं उनका अगेन मैं एक कोशिश करूंगा कि PDF दे दूंगा मैं अपने चैनल पर। तो उन एजेंसीज का आपको मैंडेट बेसिकली याद करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो अभी आप अपने कॉपी में एक बगल में डब्बे में ऐसे करके लिख सकते हो कि मैंडेट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नोट्स होना चाहिए बेसिकली आपके पास। तो चलो ये वाला नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और ये मैंडेट जब आपको मालूम रहेगा तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस बड़े ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे ही आपको ये मैंडेट मालूम रहेगा ना, आप इजीली यहाँ पर 2 को कट कर दोगे, और जैसे ही आप 2 कट करोगे ना, आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, और फाइनली आपका आंसर इजीली 134 आ जाने वाला है। तो किसी ने पूछा है सर हियर ट्रैकर इज आल्सो टेक्निकल टर्म सो इट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी फॉर श्योर। हाँ कह सकते हो, मतलब कह सकते हो इस क्वेश्चन में, जैसे क्योंकि यहाँ पर रिसर्च वाला ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रैकर टेक्निकल चीज है, बट काट नहीं सकते ना, क्योंकि IPCC भी जनरली साइंटिस्ट का भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये उतना फुल प्रूफ कह सकते हो ट्रिक नहीं है एज कम्पेयर टू जो मैंने बताया है। आपने सोचा सही है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि इफ रेन फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द लंग्स ऑफ द अर्थ देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द किडनीज। ये अपना वेटलैंड वाला बेसिकली बेस्ट रिफ्लेक्ट द एवर स्टेटमेंट। अब भाई ये सिंपल कहानी है कि भाई किडनी करता क्या, ये सबको मालूम है। किडनी करता क्या है कि भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट है अपने बॉडी को, उसको सेपरेट करके बेसिकली अनडिजायर्ड या फिर अनवांटेड प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर देता है डिजायर्ड प्रोडक्ट से, और जो अपना अनवांटेड है वो बेसिकली यूरिन के थ्रू अपने बॉडी के बाहर आ जाता है। तो इतना जितना देखेंगे आप ना, तो इसमें पहला क्या है कि भाई वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ सब सॉइल पर्कुलेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है मतलब इन इटसेल्फ, लेकिन ये किडनी वाला फंक्शन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये उतना काम का चीज नहीं लग रहा मेरे को। सेकेंड है एल्गाई फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टाशियंस, मोलिस्क, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव। ठीक है, अगेन ऐसा कुछ डिस्क्राइब कर नहीं रहा कि भाई देखो यही अच्छा सा काम कर रहा है। सी वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग अ सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। यहाँ पर ये काम कहाँ दिख रहा है मेरे को कि भाई कि एक चीज को प्यूरिफाई किया और एक चीज को हटा दिया। लेकिन थर्ड डी स्टेटमेंट देखो आप कि एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब, जो कि किडनी करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे वाले प्रोडक्ट्स को और जो अनडिजायर्ड को हटा देता है अलग से। तो एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो इजिली यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अब देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आपको शंकर IAS या फिर PMF IAS का जो इन्वायरमेंट बुक है उसमें आपको मिल ही जाए। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको सोचना पड़ेगा देन एंड देयर ओनली। तो ये ऐसा क्वेश्चन की कैटेगरी में ये अपना आ गया, इस कारण आंसर यहाँ पर डी हो गया। अब देखो ये अपना आता है 44 नंबर क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। अब ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि जो मैंने आपको मास्टर स्लाइड दिखाया था, सबसे स्लाइड नंबर 1, वहां पर मैंने साफ साफ दिखाया था कि जो अपना नंबर रूल है ना, कि अभी तक क्या होता था कि अगर नंबर वगैरह कोई लिखा हुआ है स्टेटमेंट में तो दे वेयर जनरली रॉन्ग। क्यों भाई? क्योंकि नंबर में जनरली मैनिपुलेशन किया रहता था। लेकिन ये पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि 2021 एंड 2022 कि भाई नंबर्स भी काफी हद तक सही रह रहे हैं। तो अगेन ये ट्रिक को थोड़ा सा आपको विद कॉशन आपको यूज करना पड़ेगा। कैसे? आप ये देखो, जैसे ये वाला स्टेटमेंट है कि 24। अब देखो ये चीज ऐसा है ना यार WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस की, भाई इतने सारे गाइडलाइंस आते हैं, कितने गाइडलाइंस आप पढ़ोगे?
बहुत ही मुश्किल है इतने सारे गाइडलाइंस पढ़ पाना आपके लिए, बट स्टिल यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को हम कट कर सकते हैं डेफिनेटली। कैसे? 24 आवर मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड ये इतना। अब ये इतना डिटेल बहुत ही किसी को नहीं मालूम होगा, मैं तो ये मानता हूं। सेकंड क्या है? इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इनक्लेमेंट वेदर। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा है ना कि इंक्लेमेंट या फिर डिक्लेमेंट, यहाँ पर कुछ स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन है कि भाई यहाँ पर सर्टेन नहीं है। ये स्टेटमेंट बेसिकली नॉट जेनरिक, मतलब ये जेनरिक नहीं है कि भाई कि ये सही ही होगा हमेशा। थर्ड क्या है कि PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको ऐसा चीज है जो आपको फैक्चुअल, जो आपको मालूम होना चाहिए था। ये आपको मालूम क्या होना चाहिए था कि भाई आपको ये मालूम होना चाहिए था कि PM 2.5 है ना, ये इतना छोटा है कि दैट कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ये बेसिकली ये इतना छोटा है, लेकिन PM10 थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ये इतना बड़ा होता है कि ये भाई ब्लड स्ट्रीम में तो एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के लिए बिल्कुल नैनो पार्टिकल अपने को चाहिए होता है। ये बिल्कुल नैनो पार्टिकल, और ये नैनो पार्टिकल का साइज का नहीं है, इसी कारण ये तो एंटर नहीं करने वाला अपने ब्लड स्ट्रीम में। जो ये फोर्थ स्टेटमेंट है कि एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर एस्थमा, तो ये यहाँ पर जो कैन वाला है भाई, कैन ट्रिगर कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई एजमा से बहुत ज्यादा इफेक्टेड है तो वो डेफिनेटली उसको ट्रिगर कर सकता है। तो मैं इसको मानूंगा कि भाई ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, और इस कारण अगर आप 4 को आप सही मानोगे तो आप इसको कम से कम तो आप काट ही सकते हो, ये वाला स्टेटमेंट को, डी वाले को, और इनमें से आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता कि अभी तक भाई नंबर रूल, मतलब नंबर वाले गलत होते आ रहे हैं, तो अगर आप इसको गलत करते हैं ना तो आपके पास गलत आंसर मिल जाता, क्योंकि आप उससे आंसर लगाते ये सी वाला, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर आंसर है आपका ये बी आंसर है। तो अगेन देयर आर सम क्वेश्चन जिसमें कि आपको रूल्स या ट्रिक्स नहीं लगेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास 10 में से अगर 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में ट्रिक्स लग रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि उसमें मेरे को जो आंसर जो मार्क्स मिल रहे हैं वो हमेशा मेरे को पॉजिटिव मार्क्स ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें कि भाई सारे स्टेटमेंट्स तो नहीं, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स को मैं इजिली कट आउट कर सकता हूं। ये देखो, विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये पहला क्या है? इट इज अ फंगस। अब भाई मुझे नहीं मालूम है कि फंगस है कि बैक्टीरिया है, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है? इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। अब देखो यहाँ पर सम है, सम वाला जो रूल है बहुत ही स्ट्रांग रूल है, और ये मोस्टली सही होता है। और ये लॉजिक क्या है सही होने का? आप ये देखो ना कि सम हिमालय फॉरेस्ट एरियाज, अब भाई इतना बड़ा हिमालय का अपना रीजन है, उसमें अगर कुछ फॉरेस्ट एरिया में भी अगर दिख गया ना तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब आप एग्जामिनर ने ये तो किया नहीं होगा कि भाई हर एक मीटर स्क्वायर जो हिमालय फॉरेस्ट एरिया को सर्च किया होगा कि नहीं भाई यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है ना। तो ये मेंटालिटी को, ये वाला ग्रे जोन एरिया को, एक सेकेंड, ये ग्रे जोन एरिया को मैं यूज करूंगा और मैं इसको टिक कर दूंगा कि भाई कोई ना कोई एरिया तो होगा ही होगा जहां पर कि ये इसका ग्रोथ होता होगा। तो अगर मैं 2 सही करता हूं तो मेरे पास या डी काट देंगे अपन, और ये अपन बी काट देंगे। ठीक है, तो अपने पास बच जाएगा ए एंड सी कि भाई इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब देखो ये जो 1 और 3 है ना, ये ऐसा है कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली कौन से एरिया में है, क्योंकि ये तो पॉसिबल है ना कि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ये स्पेसिफिक दे दिया है कि भाई नहीं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही ये हो रहा है, और ये कमर्शियली कल्टीवेशन ही हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 फैक्ट सही होने चाहिए फॉर दिस होल स्टेटमेंट टू बी ट्रू। ठीक है, तो ये 1 और 3 है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसी कारण यहाँ पर जो अपना अब अपने पास बच जाएगा ये ए एंड सी। इनमें से मैं एक कोई टिक कर लूंगा डिपेंडिंग अपॉन कि भाई उस टाइम मेरे दिमाग में क्या आता है, बट एटलीस्ट हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन तो भाई काट दिए हैं हमने, मतलब कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर करेक्ट 25% या 50% यहाँ पर रेज हो चुका है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भाई आपके पास 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो तो आपको भाई बिल्कुल टिक करना चाहिए वन ऑफ द ऑप्शन, डेफिनेटली आपको टिक करना चाहिए। अब
हाँ सर ए वाला तो इसमें कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ये 1 ओनली है और अपन ने 2, 2 अपन को दिख रहा है कि 2 सही है। हाँ हाँ, ये सही है, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ये तो मैं भूल ही के बताना कि भाई वन तो अब आपके पास ये बच गया ना, तो ये वन वन तो दोनों जगह हो गया ना, ये तो सी तो डेफिनेटली आंसर हो गया। तो यहाँ पर कह लो कि 100% आप यहाँ पर डेफिनेट आंसर निकाल लिया है जस्ट आफ्टर नोइंग कि भाई आपने एक ट्रिक को यूज करके। एक सेकंड यार, ये चार्ज। हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल सही बताया आपने। ये किन्होंने बताया, किन्होंने ये इसकी कैच किया है, क्या नाम है आपका? सर मोहनीश दुबे। हाँ, तो ये बिल्कुल सही चीज है। तो यहाँ पर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, आगे चल सकते हैं। सर यस आपने सर। डी काट दिया कैसे, वो नहीं समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ पर क्या काट दिया मैंने? डी काट दिया? नहीं आर। नहीं नहीं, तो हाँ डी नहीं कटेगा, ये अपना कौन सा कटेगा? टू। ये बेसिकली आपका टू कहाँ कहाँ अवेलेबल है? ए और बी कटेंगे सर हाँ, वैसे। ए एंड बी कटेंगे, ठीक है ठीक है, ए एंड बी कटेंगे। तो आपके यहाँ के लिए यहाँ पर बेसिकली ये बच जाएगा ना कि भाई या तो आपका आंसर यहाँ पर सी होता या फिर आपका यहाँ पर डी होता। तो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपको ये वाला या फिर ये वाला हम किसी में से मालूम है, तो बेसिकली नहीं, यहाँ पर अभी भी हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ठीक है ना? यस अब सर। चल अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा जो पीने वाले लोग हैं ना उनके लिए ये फायदेमंद है। क्यों भाई? क्योंकि जो पीने वाले लोग होंगे ना उनको एक्सपीरियंस होगा कि भाई कौन से बॉटल में पीते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है कि भाई कैसे ऑप्शंस काटने। लेकिन मैंने यहाँ पर इस कारण स्लाइड डाल दिया है कि भाई ये पीना वीना और ये फूकना वूकना इंजूरियस टू हेल्थ है। तो कोई ये स्लाइड से मैं किसी को इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कि भाई पीना वीना है, ठीक है? तो अब अपना इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि भाई विद रेफरेंस टू पॉलीइथिलीन टेरिथैलेट द यूज ऑफ व्हिच इज सो वाइडस्प्रेड इन आवर डेली लाइफ्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो, ये पहली चीज तो ये कि जनरली आपको जो बॉटल्स होता है ना, ये आपका ड्रिंकिंग बॉटल, ये आपका बिस्लरी के बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक वाला बॉटल, ये इसमें जनरली पॉलीइथिलीन टेरिथैलेट ही होता है, जिसको पीईटी बॉटल्स कहते हैं। चलो अब आगे पढ़ते हैं। इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वुल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। अब देखो भाई, कैन बी वाला है चीज, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो साइंस टेक्निक तो कुछ भी कर सकते हैं कि भाई कहीं से कहीं किसी चीज को मिला करके हम रीइंफोर्स कर सकते हैं। तो भाई कैन वाले प्रॉपर्टी से मेरे को ये वाला सही हो गया। सेकंड क्या है? कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। अब देखो, ये वाला जो है ना एनी, मैंने आपको फर्स्ट मास्टर स्लाइड में बताया था कि जो एनी है ना, ये आपका हो जाएगा एक्सट्रीम। अब कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज जनरली आप देखते होगे भाई, वो कांच के बोतल में होता है, ना कि जो प्लास्टिक वाली जो बोतल जिसमें हम पानी पीते हैं उसमें नहीं होता है जनरली। आप कोई भी बोतल ले लो, वोडका, रम, विस्की, कुछ भी ले लो, वो कांच वाले में ही जनरली होता है। और भाई एनी अल्कोहलिक बेवरेज कैसे? मान लो कोई अल्कोहलिक बेवरेज ऐसा होता है जो बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि रिएक्ट कर जाए इस बॉटल से, तो ऑब्वियसली उसको तो भाई इस बॉटल में नहीं रखने वाले हैं हम। तो इसका मतलब टू हम इजिली कट कर देंगे, और जैसे ही आप टू इजिली कट करोगे ना, आपको बी और डी, एक सेकेंड, आपका यहाँ पर बी और डी तो आप बहुत ही इजिली यहाँ पर कट कर दोगे, ठीक है? और यहाँ पर वैसे भी वन और वन यहाँ पर, मतलब ये भी क्लियर हो गया कि भाई वन तो सही ही सही है, ये मेरे को दिख गया यहाँ पर। अब अगला क्या है कि बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, कैन बी तो मतलब यहाँ पर पॉसिबल है कि रिसाइकल तो हम कर ही सकते हैं। और इसी कारण तो आप देखते होगे ना कि जो पानी वाले बॉटल्स है उसको जनरली कंपनीज वापस लेती हैं, क्योंकि उन बॉटल्स को उनको रिसाइकल करना होता है। और इसी कारण आप देखते होंगे कि जो बॉटल्स होता है बिस्लरी वगैरह का, उसका आप ढक्कन देखोगे ना, तो ढक्कन पे कुछ ऐसा साइन बनाया रहता है, ऐसे 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 साइन बनाया रहता है। और इस साइन का मतलब ही होता है भाई ट्रिपल आर, कि रिसाइकल, रीयूज, और क्या होता है थर्ड आर? रिफ्यूज। रिफ्यूज, रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज, कि भाई ऐसे बॉटल्स वाले को। तो ये अगेन मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको जो नॉर्मल लाइफ है ना, थोड़ा सा उसमें आपको ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा चीजों को लेकर के, कि भाई अगर आपको हल्का सा भी दिखा हुआ होता है ये वाला साइन, तो आप इजिली इस चीज को मान लेते हैं कि हाँ भाई रिसाइकिल कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका ये 3 भी सही हो गया, तो इजिली हम 1 और 3 को सही मार देंगे, और जो कि हमारा सही आंसर है। बट स्टिल यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब अगर आपको सही आंसर मिल भी गया है ना, फिर भी आप इसको डबल क्रॉस चेक करोगे भाई मेरा ये सही है कि नहीं, फोर्थ को पढ़ करके। क्यों? क्योंकि फोर्थ अब आपका गलत होना ही चाहिए, और इस चीज को हम क्रॉस चेक करेंगे एक बार इसको पढ़ करके, ठीक है? तो ये क्या है कि आर्टिकल्स मेड अप ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड बाय इंसिनेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस।
अब आप ये बताओ, आपको लगता है कि ये प्लास्टिक बॉटल्स को आप जला दोगे, इंसिनरेशन कर दोगे और उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन होने ही नहीं वाले हैं? विदाउट का मतलब ही होता है बिल्कुल 0%, मतलब बिल्कुल एक भी ग्राम इसमें से एमिशंस नहीं हो, जो कि बिल्कुल ही लेस लाइकली है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल वाला स्टेटमेंट कह रहा है। इसी कारण जो 4 वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, और इस तरीके से मेरे को आंसर ए यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप ये देखो, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। अब मैं इतने बार आपको क्यों कहता हूं कि भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रट्टा मारा हुआ होना चाहिए, कि भाई एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं ना, सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज करके नया क्वेश्चन बनता है। अब आप ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया था ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में करना क्या था कि आपको यहाँ पर मैचिंग करना था कि भाई कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स कि वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन। अब जो ये ब्लू फिन्ड महसीर है ना, अब आप थोड़ा सा भी पढ़ते इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के, थोड़ा सा इसका आंसर कहीं पढ़ते किसी भी कोचिंग का अपना एक्सप्लेनेशन वगैरह में, आपको भाई मालूम चल जाता कि जो महसीर होती है ना, ये एक फिश होती है। ठीक है, अब अगर भाई महसीर अगर कोई फिश है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है गोल्डन महसीर भी फिश ही होने वाली है ना, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अब आप ये देखो भाई, मतलब आप किसी का मतलब कुछ भी कह लो, जैसे फॉर एग्जांपल कि जनरली जो बर्ड्स होते हैं ना, उनका नाम होता है वाइट, ऐसे नाम होता है कि वाइट थ्रोटेड बुल, ऐसे से नाम होता है कि उनका कलर उनका फीचर के हिसाब से। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एक पर्टिकुलर तरीके का नाम होता है। तो इससे मुझे ये मालूम है कि भाई ये जो गोल्डन महसीर है ना, ये वाली फिश है और ये बर्ड नहीं है, और इसको मैं इजिली टिक करूंगा और मेरे को आंसर मेरे को ये मिल जाने वाला है। ठीक है, आगे चले। यस सर। अगला क्वेश्चन है 49। अब देखो, आपको मैंने मास्टर स्लाइड में एक और ट्रिक बताया था कि जब कभी आपको बहुत सारे नाम नहीं मालूम हो इंग्लिश में, लेकिन क्योंकि अगर जो हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं, मतलब अपना ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, जो वगैरह सारे हिंदी बेल्ट वाले, वो अच्छे खासे तरीके से हिंदी समझते हैं, और जनरली कुछ कुछ वर्ड्स जो होता है ना, वो हिंदी में ही उन्होंने सुना हुआ होता है, और इंग्लिश में वो वर्ड्स उन्होंने नहीं सुना हुआ होता है। तो इस तरीके से जो हिंदी वाला जो पार्ट है ना क्वेश्चन पेपर का, आप उसको थोड़ा देखोगे तो आपको हल्का सा अपने आप क्लू मिल जाएगा कि हाँ भाई ये वाली चीज यहाँ पर हमने पढ़ी है और मेरे को मालूम है कि ये वाला चीज तो कंफर्म है। कैसे? आप ये देखो, ये यहाँ पर कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग आर द लेगुमिनस प्लांट्स। अब यहाँ पर अल्फा अल्फा अमरंथ, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन इसमें से जो कुछ चीजें हैं ना, कुछ चीजें लोगों को मालूम है, हिंदी में मालूम है उनको। जैसे आप ये देखो, कि जो चिकपी है, ये चना है, ये तो भाई मुझे 100% मालूम है कि भाई ये अपना ना लेगुमिनस प्लांट होता है, क्योंकि ये सबको मालूम है कि लेगुमिनस प्लांट जनरली कैसे होते हैं, दाल या लेंटिल्स, ये सब जनरली होते हैं अपने लेगुमिनस प्लांट्स। तो चिकपी भाई, चना, ये जो अपना है ना, ये अपना दाल है, मेरे को क्लियरली मालूम है, मतलब कि ये तो लेगुमिनस है। और अगर अपना 3 आपने अगर सही कर दिया, तो आप इनको आप काट दो, सी और डी को काट दो। आप देख रहे हो ना कि कैसे मैं मतलब एक एक ऑप्शंस काट रहा हूं, मतलब मेरे को सारे 1 से लेकर 6 तक सब मुझे नहीं जानने जरूरी है। आपको अगर कुछ भी मालूम है थोड़ा सा ना, तो आप उनको कट करके आप इजिली आंसर निकाल लोगे। जैसे यहाँ पर चिकपी मेरे को मालूम था, अब मैं फंस गया हूं ए और बी में। अब देखो पालक साग, सबको मालूम होता है भाई कि स्पाइनच ना पालक साग होता है। और ये देखो जो चौलाई होता है, चौलाई भी बहुत लोगों को मालूम होगा, इसको ना लाल साग भी कहते हैं, लाल साग भी कहते हैं। तो आप ये देखो, या फिर लाल पालक भी बहुत बार कहते हैं बहुत सारे एरिया में, कि लाल पालक, लाल सब्जी, लाल साग कहते हैं इसको। अब आप ये देखो कि ये आपका जो है ना, ये जो पालक और ये जो साग, ये दोनों को दोनों भाई साग से तो लेगुमिनस नहीं होते, ये मुझे मालूम है, क्योंकि ये सिंपल सा ये प्लांट है, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट नहीं है ये वाले। अब क्योंकि ये मैंने देख रखा है भाई, सबके घर में ये उगता है ये वाली चीज। अब इससे आप क्या करोगे भाई, इसको कट करोगे, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखो 6 में यहाँ पर स्पाइनच है, तो इस तरीके से आप इनको काटोगे ना, आपको इजिली यहाँ पर आंसर यहाँ पर मिल जाने वाला है। और इसको मैंने सिंपल कैसे देखा कि भाई हिंदी वाला मैंने आंसर यहाँ पर देखा है। तो इस क्लास के बाद आप ये भी करना थोड़ा सा, कि आप क्या करना कि जितने सारे यहाँ पर जो इंग्लिश वाले जो वर्ड्स है ना, अल्फा अल्फा, एमरैंथ, चिकपी, क्लोवर, सबका एक बार आप गूगल इमेजेस देखना, तो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी।
और उन गूगल इमेजेस को आप सेव भी कर लेना एक अपना डॉक फाइल में, ताकि वो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि ये इनमें से कुछ को यूज करके ना नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन यहाँ पर अपना आ सकता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्या है कि भाई बायो रॉक। अब देखो जहां तक मैंने बताया है कि जहां पर ये स्पेशली आपके टर्म्स वाले क्वेश्चंस पे ये बहुत ही इजीली एप्लीकेबल होते हैं। टर्म्स वाले क्वेश्चंस पर आपको करना क्या होता है कि आप हर एक वर्ड को ना ब्रेक करोगे और उन वर्ड्स को ब्रेक करोगे और उससे देखोगे कि भाई एग्जैक्ट मीनिंग कैसे निकल पा रहा है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट रिलेटेड है आपके इस स्टेटमेंट से। अब देखो पहला है भाई, अब देखो बायो रॉक से हम सिंपल ये समझेंगे कि बायो का मतलब क्या होता है, कोई भी आप में से बताओ। लिविंग। बायो का मतलब ही होता है लिविंग बीइंग, कुछ भी लिविंग बीइंग अपना ये हो सकता है। और रॉक का मतलब रॉक होता है भाई कुछ भी जो हार्ड सरफेस टाइप अपना हो, हार्ड सरफेस। अब आप ये देखो, इसको क्या हो गया, हाँ पहला है रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स। ये देखो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोरल रीफ्स है ना ये बिल्कुल बायो लिविंग बींग्स होते हैं, क्योंकि सबको मालूम है ना ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनका, ये सबको मालूम है ना ये वाला फंडा। तो यस सर। यस सर। तो यहीं पर देखो पॉइंट है जहां पर आपके नॉलेज है ना आपको यूज करना पड़ेगा। तो सिम्बायोटिक वाला होता है, मतलब ये चीज तो पक्की बात है कि भाई ये अपना बायो वाला है। और रॉक भी होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड मास होता है इन जनरल, ठीक है, और हार्ड मास होता है इन जनरल, और उसी पर फिश वगैरह ना फीड करते हैं वो कोरल रीफ्स पर। अगला चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेजिड्यूज। अब यहाँ पर देखो कुछ ऐसा कुछ खास फंडा आ नहीं रहा। पहली बात तो भाई कि प्लांट रेजिड्यू ना ये नॉन लिविंग बीइंग हो गया, पहली चीज तो ये। और बिल्डिंग मटेरियल से ठीक है थोड़ा बहुत आप रॉक वगैरह आप समझ सकते हो, लेकिन कुछ बायो रॉक कुछ ज्यादा नहीं जम रहा है, पॉइंट ये है। अगला क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस। यहाँ पर तो भाई कोई भी बायो नहीं है, यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको कि नॉन लिविंग बीइंग दिख रहा है, यहाँ पर लिविंग बीइंग यहाँ पर है ही नहीं, तो इसको मैं बिल्कुल काट दूंगा। अगला क्या है कि प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक्स फॉर वाइल्ड एनिमल्स इन फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड एरियाज। देखो कुछ चीजें होंगी ना स्टेटमेंट जो बिल्कुल हवा बना देगा। अगर कुछ ऐसा होता ना कि फॉरेस्ट एरियाज में सॉल्ट लिक्स वगैरह वाइल्ड एनिमल्स को देते हैं ना, तो ये चीज मतलब आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता, ये पॉइंट है। और सेकंड चीज ये है कि भाई टेक्नोलॉजी कहाँ है इसमें। हमने तो यही किया कि मतलब कि नमक का बोरा है जो जाकर डाल दिया जंगल में, और जो जानवर वगैरह है ना उसको लिक कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी कहाँ है यहाँ पर? यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बट यहाँ पर मेरे को थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी दिख रही है, क्योंकि रेस्टोरेशन वगैरह हम लोग करेंगे तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हम यूज करेंगे ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज क्या करते हैं, आप लोग केमिस्ट्री का स्टूडेंट तो आप लोग को मालूम होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना जनरल बायोरॉक में या अपना कोरल रीफ्स में, तो उसी का हम रेस्टोरेशन करते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से यहाँ पर जो बेस्ट फिटेड आंसर है ना कि रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ्स आपका हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अब देखो ये मियावाकी मेथड है, ये ऐसा है कि भाई अगर ये आपको मालूम ही होना चाहिए, ये नहीं मालूम है ना मतलब फिर आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं करी है एक साल से, क्योंकि ये ना वेरी इजी वाले कैटेगरी वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। और जहां पर जो बिल्कुल वेरी वेरी इजी कैटेगरी टाइप वाले क्वेश्चंस में आएंगे उनमें भाई ट्रिक्स अब क्या ही लगाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, ये होता है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन द अर्बन एरियाज। क्योंकि आप लोग को ये सारे फंडा बहुत को मालूम होगा, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, ये सबने टर्म सुना होगा ना पहले से। यस सर। फार्म सोशल फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री बेसिकली में होता क्या है कि मान लो कि ये आपका एक टाउन है, और ये टाउन है ना, तो मान लो कि उसका ये वाला एरिया डिग्रेडेड एरिया है कि इस एरिया में कुछ नहीं है, और मान लो कि यहाँ पर अपना स्कूल है, तो इस एरिया में क्या करेंगे ना थोड़े बहुत अपना जंगल उगा देंगे ताकि जो अपना ये पूरा सिटी है उसको अपना फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाए। तो बेसिकली ये हुआ कि हर एक सिटी के लिए ना अपना खुद का एक लंग्स हो, ठीक है, और वो मिनी फॉरेस्ट वगैरह डेवलप करके। सिमिलरली ये अपना अगर स्कूल है तो स्कूल के चारों तरफ थोड़े बहुत इनके जमीन बाकी होगा, तो इनमें थोड़े बहुत आप पेड़ वगैरह लगा दो, तो यही बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 51। अब क्वेश्चन नंबर 51 में ये क्या कह रहा है कि इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। अब देखो यहाँ पर चलो ठीक है, पहली बात तो ये
कि बहुत ही कुछ, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्ट में फर्स्ट क्लास में, कि अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री हैं उसमें सारे जो एक्ट्स हैं ना, अपने अपने एक्ट्स बेसिकली क्या हो गए, 1773 वाला हो गया, 1784 वाला हो गया, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 वाला हो गया, 1853, 1861, 1893, 1919, 1909। आप लोग को मालूम है कौन से एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। इन सारे एक्ट्स को बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन इन एक्ट से आपको आना बिल्कुल फिक्स बात है ये। तो पहली बात तो ये कि भाई आपको ये मालूम होना चाहिए था, ठीक है। बट स्टिल अगर ये नहीं मालूम है फिर कैसे आप इनको सॉल्व करोगे, चलो ये देखते हैं। तो आप ये देखो कि रिजर्व सीट्स वाले कौन कौन है, ये पूछ रहा है बेसिकली। अब आप ये देखो कि यहाँ पर बेसिकली ये क्वेश्चन ना ऑड वन आउट वाला है। ऑड वन आउट वाले में कैसे होगा कि आप ये देखो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अगर कहीं बात चल रही है तो वहां पर पुलिस, तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई जब पुलिस इन्वॉल्व रहेगी तभी तो जस्टिस होगी ना। मतलब एक बात क्लियर है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर क्या, कुछ ऑप्शंस का मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं कि, और ये वाला मैंने फंडा सिखाया था लास्ट वाले में कि x इंप्लाइज y या फिर x डेफिनेटली डज नॉट इंप्लाई y वाला। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि भाई जिस ऑप्शन में 1 होने वाला है, जस्टिस वाला होने वाला है, उसमें ये पुलिस, एक सेकंड, हाँ। तो अब बेसिकली पॉइंट ये हो गया कि भाई जिस ऑप्शन में 1 रहेगा ना, उस ऑप्शन में 4 तो रहने ही वाला है। अब भाई मैं सिंपल देख लूंगा कि भाई 1 और 4 साथ साथ में कहां पर है। ये मेरे पास ए में नहीं है और अपना ये बी में नहीं है, तो यहाँ पर अपना ये सी और डी अपना एक साथ हो चुका है। अब आप ये देखो कि इसमें से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, ये काइंड ऑफ ऑड वन आउट है। क्यों? क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो ऐसा चीज है ना जो बिल्कुल लोकल बॉडी वाला जो मैनेज किया जाता है, जबकि आप ये देखो अभी के आप कॉन्टेक्स्ट में भी देखो कि पुलिस किसका है, स्टेट का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किसका है, ये भी स्टेट का, और जो लैंड रेवेन्यू है ना ये भी आपका स्टेट बॉडी ही होता है। जबकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, आपने सबने पढ़ा होगा ना वो 3 टियर लेवल वाला, कि पहला आपका यूनियन गवर्नमेंट, yes, sir, yes, sir. दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड आपका है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो मेरे को ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो अपना ये 1, 3, 4 ये अभी जो है ना ये स्टेट गवर्नमेंट वाली ही चीज है। और मुझे बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि अभी का जो इंडिया गवर्नमेंट का जो अपना स्ट्रक्चर है ना, पूरा का पूरा अपना जो अपनी सिस्टम कह लो, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, बहुत ज्यादा टेक आउट हुआ है अपना जो पुराने एक्ट्स हैं अपने ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अपना जो ब्रिटिश वालों का, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो 1, 3, 4 यहाँ पर मेरे पास आंसर है, और मैं इजिली यहाँ पर सी टिक करूंगा और मेरे को आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। नो सर, क्लियर है। ठीक नो है, सर। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे मैं सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन पहली बार में आपको लगेगा कि भाई ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, क्योंकि बिल्कुल ये केबीसी टाइप क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है पहली बारी में, और बिल्कुल स्टार्ट में लगेगा भी यही कि भाई ये क्वेश्चन केबीसी टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर आपका केवल इसमें क्या सोच लोगे आप, क्लोथिंग, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स में, लेकिन ये फनम वर्ड है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आया है ना तो कॉइन्स पर क्वेश्चन आया है। 2017 का आप एंशिएंट हिस्ट्री का या फिर आर्ट एंड कल्चर का आप क्वेश्चन देखोगे, उसमें भी आपका क्वेश्चन न्यूमिस्मैटिक्स पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन्होंने। ये सबको मालूम होता है ना ये टर्म क्या है, न्यूमिस्मैटिक्स? कॉइन्स। यस सर, आर्ट ऑफ कॉइन्स। आर्ट ऑफ कॉइन्स को कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। और ये न्यूमिस्मैटिक्स पर क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है ना। इसी कारण अगेन जब भी आप पढ़ोगे अपना एंशिएंट हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर, तो बाकी चीज को आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो कि भाई वेपन्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह जो भी है, लेकिन आप जो कॉइन वाला सेक्शन है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो मैं इस क्वेश्चन में बस ब्लाइंड आंख बंद करके कॉइन्स मार दूंगा। हाँ भाई कुछ चांसेस है। ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। आप देखो ये गदर पार्टी पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका प्रीवियस ईयर में, पहली बात तो ये।
अब बहुत बार पूछा जा चुका है ना, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि भाई रास बिहारी बोस बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे। गदर पार्टी वगैरह कब स्टार्ट हुआ था? 1913 में स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये सबको मालूम होना चाहिए आप लोगों को। अभी रास बिहारी बोस मेरे को एक्टिवली है, तो भाई इससे मैं ए और बी तो बिल्कुल कट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 3 मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास बच जाता है सी एंड डी में। तब डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपने इसको बरिंदर कुमार घोष वाला ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इस तरीके से आप सी और डी में से कोई एक चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोशिश करो कि ट्रिक ना लगाने का। क्यों? क्योंकि ये वेरी इजी कैटेगरी वाले क्वेश्चन में आ चुका है ये। क्यों भाई? क्योंकि हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। ये आपको अगर नहीं मालूम है, मतलब कि भाई यूपीएससी ये समझेगा कि आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो अगर आपको ये नहीं मालूम है। ठीक है, अब चलते हैं अगला, कैबिनेट मिशन। देखो अगेन अभी अभी मैंने बताया था कि भाई जितने सारे एक्ट्स हैं, और मतलब बेसिकली ये अपना कहां तक आ गया था, 1909 1909। इसके बाद आपका क्या था? इसके बाद आपका ये नेहरू प्रपोजल है ना, ये अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया आपका। फिर आपका अगस्त ऑफर हो गया 1940 वाला। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, इसके बाद वो अपना एक मार्च वाला कुछ था ना, मैं भूल गया हूँ कुछ मार्च वाला क्या तो था, अरे जिसका क्रिप्स मिशन, हाँ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका वेवल प्लान हो गया, इसके बाद आपका कैबिनेट मिशन प्लान हो गया। ये इतने चीज है ना जितने मैंने लिखवाया अभी मॉडर्न हिस्ट्री में, इनको आप अलग से नोट कर लो कि भाई जब मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूंगा या कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगा तो इन पार्ट पर मैं एक्स्ट्रा फोकस करने वाला हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेशली एवरी ईयर आने ही आने वाले, ये बिल्कुल गारंटेड फैक्ट है। अब ये चीज ऐसा है ना कि आपको ये मालूम होना चाहिए, और मैंने पहले आपको बता रखा है कि जो क्वेश्चंस इजी कैटेगरी के होंगे उसमें ट्रिक्स नहीं लगेंगे। आप इसका लॉजिक समझो, ये कि यूपीएससी ये चाहती है आपसे कि भाई आप ट्रिक उसी क्वेश्चन में लगाओ जिसमें कि आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है और जो बहुत ही टफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में है। लेकिन जो बहुत ही इजी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में है, जो कि जिसके रिसोर्सेज बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं आपके लिए, उसमें ट्रिक्स ना लगाएगा वो, क्योंकि फिर ये समझ जाएगा ना कि अगर आप उसमें भी ट्रिक लगा रहे हो मतलब आपने भाई पढ़ा ही नहीं है, सिंपल सी बात ये है। और आपने नहीं पढ़ा है मतलब फिर नहीं निकलने वाला, एज सिंपल एज दैट। तो इस क्वेश्चन को मैं इसी कैटेगरी में मानूंगा। और अब भाई आपको इससे मालूम होना चाहिए कि इसमें जो ए वाला है ना ये गलत है, और जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है, और इस तरीके से आंसर आपका बी है। ठीक है, अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। अब देखो अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर कि आपका जरूरी नहीं है कि आपको सारे स्टेटमेंट्स या फिर सारे फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, थोड़े बहुत आप इनके क्लू से आप मालूम कर सकते हो। अब कह रहा है कि भाई विच आर द एबव वेयर जैना टेक्स्ट, तो जैनिज्म वाला यहाँ पर कौन है? अब यहाँ पर निट्टी क्या है, निट्टी पकड़ना नहीं मालूम है भाई। दूसरा क्या है, परिशिष्ट पर्वन नहीं मालूम है। चलो अगला क्या है, अवदाना शताका। ठीक है भाई, अवदाना मेरे को हल्का सा मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि अवदानास ये भाई क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है कि अवदानास क्या होते हैं। और अवदानास क्या होते हैं अगर आप पहले पूछा हुआ है, यार किन्हें क्या माइक ऑन है यार, प्लीज आप माइक ऑफ कर लो सारे लोग। हाँ, तो उस क्वेश्चन में ना बहुत ही इजीली था कि भाई अवदानास होते हैं ना वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो ना कि जिस टर्म में अवदानास इन्वॉल्व है तो बहुत ही लेस लाइकली है ना कि वो वाला चीज जैना का होने वाला है। ये लॉजिकल है सबके लिए ना? किसी को लग रहा है कि ये बात उठपटांग बोल रहा हूं मैं? नो सर क्लियर है। यस सर, राइट ठीक है, तो ये अवदानास ये अगर आपने प्रीवियस ईयर कर रखे तो मैं इसको फटाक से कट करूंगा। और अगला क्या है, त्रिषष्टि लक्षणा महापुराना। चलो ये भी चलो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन बस मेरे को केवल यहाँ पर एक मालूम है, उससे मैं क्या करूंगा, ए कट किया क्योंकि यहाँ पर 3 है, सी कट किया यहाँ पर 3 है, डी कट किया यहाँ पर क्योंकि 3 है, और इजिली हमने यहाँ पर आंसर बी निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन से बेसिकली लेसन ये है कि कोई क्वेश्चन देख करके आपने घबराना नहीं है। जैसे वो अपना इमरान खान है ना, वो पाकिस्तान का वो एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसका मीम भी चलता है ना कि आपने घबराना नहीं है, तो वो लेसन सीखना है कि आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी रहे। तो यहाँ पर मुझे केवल ये मालूम था और हमने इजिली आंसर किया और मेरे पास आंसर मिल गया। ठीक है, आगे चले। यस अब देखो ये क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग, ये पेयर्स वगैरह आपको मैच करने हैं।
अब देखो हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच्ड। अब देखो ये क्वेश्चन तो यार मतलब देखो यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर कुछ हम, लेकिन जानते हो क्या यहाँ पर दिक्कत यह होगी ना कि वन पेयर वाले में ना एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि देखो जो दिग्नागा है तो बेसिकली ये, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख रखा है। तो इसमें ना आपको क्या है कि भाई जब तक आपको सारे नहीं मालूम है ना तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो ये वाला अपना जो नया स्टाइल पूछा इन्होंने, तो सब में आपने करना क्या था कि अगर आपको नहीं मालूम है तो ओनली 2 पेयर आप लगाओ और बहुत ज्यादा चांस है कि आपका वो सही हो जाने वाला था। और मैंने भी वही देखा था जब फाइनल, जब आपका आंसर की वगैरह निकला तो। और यहाँ पर कौन सा आंसर है बताना कोई एक बार, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है दिग्नागा वाज द इंडियन बुद्धिस्ट, तो बेसिकली ये वाला तो सही है आपका। और रघुनाथ मुनि पॉपुलर वैष्णवा स्कॉलर, तो ये वाला भी सही है। और आर्य देवा ये भी बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, देखो ये वाला गलत है, देखा आपने, ये सही हो गया ना। तो ये वाला चीज को आपको यूज करना है, मतलब क्योंकि मैं ये सिंपल फंडा मानता हूँ कि भाई आप लोगों को 100 के 100 क्वेश्चंस करने चाहिए, लेकिन कुछ लोग का ये एट्रीब्यूट नहीं होगा, ये एटीट्यूड नहीं होगा सवाल सॉल्व करने का, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा मॉडिफाई आप कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मेरा ये एटीट्यूड रहता है शुरू से, इसी कारण मैंने इसको 2 पेयर लगाया और बस ये सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, ये भी थोड़ा मैं टफ कैटेगरी क्वेश्चन में मानूंगा, क्योंकि जनरली हम लोग करते हैं ऐसा है कि जो मेडिवल हिस्ट्री है ना उसको हम लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा करना मुश्किल है कि भाई फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, तो भाई नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम होगा। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। अब देखो यहाँ पर ये है ना कि यहाँ पर केवल वन मंगोल लिखा है, तो वन मंगोल मतलब, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जेनरिक मान लूंगा, जेनरिक इसका मान लूंगा मैं, क्योंकि अगर यहाँ पर वन मंगोल के बदले में अगर एग्जैक्ट मंगोल रूलर का नाम अगर ये दे दिया होता कि भाई नहीं यही मंगोल रूलर मतलब XYZ ने किया, तब फिर ये वाला अपना बन चुका होता स्पेसिफिक, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था रूल कि जनरली जेनरिक स्टेटमेंट सही होते हैं और स्पेसिफिक स्टेटमेंट गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक स्टेटमेंट में मैनिपुलेट करने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर एक फैक्ट इन्वॉल्व है, एक नाउन इन्वॉल्व है। इस कारण यहाँ पर ये जेनरिक है, वन मंगोल मतलब टाइप ऑफ क्या हो गया, सम टाइप का हो गया कि भाई सम वाला यहाँ पर। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा 2 को आप सही कर सकते हो, है ना। और अगर आप 2 को सही करोगे आप यहाँ पर C एंड D को आप कट कर सकते हो। तो यहाँ से अब ये आपने कर लिया तो फिर 3 का तो पढ़ने का मतलब ही नहीं वैसे बनता है आपको लिए, ठीक है। बट स्टिल आप एक बार देख लेना कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पोरली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। तो ठीक है, अब नहीं मालूम है तो मतलब क्या कर सकते हैं, तो आप अब इसके लिए यहाँ पर आपके लिए A और B में फंस जाओगे आप, लेकिन बट स्टिल आपके लिए 50% चांसेस वाला आपके लिए सही है यूजिंग ये जेनरिक वाला या फिर स्पेसिफिक वाला जो रूल मैंने बना रखा है स्टार्ट में। बट इसका असली आंसर यहाँ पर B है। बट पॉइंट ये है कि अगली बार जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो मंगोल वाला पार्ट और आपका जो खिलजीज वाला पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है। खिलजीज वाला पार्ट पहले से भी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि खिलजीज पर सवाल पहले से ही पूछा जा चुका है, और खासकर खिलजीज में भी ना ये आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो क्वेश्चन है उसका जो इंपॉर्टेंट एरियाज है ना वो अभी थोड़ा मैं बताते जा रहा हूँ, तो आप इनको नोट करते जाना अलग से एक शीट में। यस सर, थैंक यू सर। अब अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द फॉलोइंग वेयर नोन एज कुल्ला दारान। अब देखो ये सबको तो नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर कुछ लोगों के अगर दोस्त अगर मतलब कि अगर इस रिलीजन से है, मुस्लिम रिलीजन से, या फिर अच्छे क्लोज फ्रेंड है, या फिर अगर आप उस रिलीजन से हो, तो ज्यादा चांस है कि आप उस चीज को सही कर सकते हो, ठीक है। कैसे आप सही कर सकते हो कि अगर आपकी इनको मालूम होती है तो आप कुला का मतलब मालूम है कि भाई वो टोपी जो लगाते हैं ना उसी को कुला कहते हैं, अगर आपको ये मालूम होगा तो। अब ये टोपी हो गया, और ये धारण का मतलब ही होता है ना, धारण होता है इसका, बेसिकली इसका पूरा वर्ड इसका धारण हुआ। और धारण का मतलब क्या हुआ भाई, पहनना वहनना धारण हो गया, और क्या। तो इसमें से आप थोड़ा सा सोच सकते थे कि भाई जो सैयद जो पर्टिकुलर जो कास्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स हैं वो टोपी पहनते हैं इस चीज को।
तो इस चीज से आप हल्का सा आप मतलब आप आंसर निकाल सकते थे। क्यों? अरब मर्चेंट्स, भाई मतलब ही नहीं है मैं लोगों को उस चीज से। पर्शियन कैलीग्राफिस्ट, भाई ये भी बिल्कुल बकवास बात कर रखा है। तो सैयद मुस्लिम्स हैं वो ये टोपी पहनते हैं, और इस कारण मैं थोड़ा सा इजिली आंसर निकाल सकता हूँ इस चीज को थोड़ा सोच करके। तो देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिपेंड करता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आप अपने लाइफ कैसे जिया है, या फिर आप कितने ऑब्जर्वेंट रहे हैं लाइफ को टुवर्ड्स। जैसे वो वाला क्वेश्चन, वो अपना पॉलीथिलीन टेरिथैलेट वाला। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 59। तो विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो पहली बात तो ये कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो जो फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट वाला जो टॉपिक है कि भाई किसने कहा फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया है, सब आप लोगों को मालूम है ना ये वाला टॉपिक आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। यस सर। मॉडर्न सर हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम में आपका जो फर्स्ट 3-4 चैप्टर है ना, या फिर इनफैक्ट स्टार्ट फर्स्ट सेकंड चैप्टर, उसमें यही सारा मेंशन्ड ही है कि सबसे पहले कौन आए। सबसे पहले आए पोर्टुगीज, फिर आए आपके डच, फिर आपके आए इंग्लिश, फिर आपके आए फ्रेंच। मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है PDEF, है ना। वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में केवल यही मेंशन्ड है कि भाई डच आया तो उन्होंने कहां पहले फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया, ईस्ट कोस्ट में कहां पर किया, वेस्ट कोस्ट में कहां पर किया। सिमिलरली डच आए तो कहां पर किया, इंग्लिश आए तो कहां पर किया, फ्रेंच आए तो कहां पर किया। अब देखो ये क्वेश्चन है कि कैसे आपको जो सारे ट्रिक्स आपको करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आप मुझे ये बताओ कि कौन सा बंदा, ये कौन सा एस्पिरेंट होगा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़कर गया होगा। ये तो भाई हमने सिलेबस में कहीं नहीं पढ़ा कि भाई एंशिएंट हिस्ट्री में कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी पढ़ना है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे ट्रिक से। एक 2015 या 16 में अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया था, और उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था ना कि कुछ विजयनगर एम्पायर से कुछ रिलेटेड था, और उसमें कुछ एक दो स्टेटमेंट्स ऐसे लिखे हुए थे कि भाई XYZ वगैरह ये सब करके होता है। अब मैं पर्टिकुलरली हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में, आप ये देखो कि अगर ये स्टेटमेंट को अगर ये गलत करना पड़ेगा, मतलब कि अगर यूपीएससी इस स्टेटमेंट को गलत करेगी, मतलब इसके लिए क्या चाहिए कि जो एग्जामिनर ने जो इस स्टेटमेंट को फ्रेम करा है, उसने वो सारे बुक्स को पढ़े हैं और फिर उसने कंफर्म करा है कि नहीं भाई ये वाला स्टेटमेंट है जो गलत है। आप समझ रहे हो? एक सेकंड रुक जाओ, मेरा गला बहुत फंस रहा है। तो इसको गलत करने के लिए यूपीएससी के एग्जामिनर को ये बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे और फिर कंफर्म करना पड़ेगा भाई कि नहीं गलत है। तो इस कारण मैं मोस्ट लाइकली मान लूंगा कि भाई वो सही ही है, क्योंकि जो एग्जामिनर जो पेपर फ्रेम कर रहे हैं जनरली वो IAS IPS IFS वगैरह ही सर्विस वाले ही होते हैं मोस्ट लाइकली, और वो लोग सारे के सारे जर्नलिस्ट होते हैं वो। तो इस तरीके से मैंने उस रूल को बना था कि भाई हिस्ट्री में एफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो जनरली वो सही रहेंगे, और बस मैं यही रूल यहाँ पर भी फ्रेम कर रहा हूँ। मतलब कि अ पर्सन कुड बी स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। आप देखो पहली बात तो ये कि लॉजिकल रूल लग रहा है, पुराने जमाने में ऐसे पनिशमेंट मिल सकते थे स्लेव वगैरह मिलने का। दूसरी चीज ये कि अगर मेरे को इसको निगेट करना होता, इसका मतलब क्या कि मुझे को पूरा कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा और उसमें एक लाइन मुझे पढ़ना पड़ेगा कि भाई नहीं, पनिशमेंट जुडिशियल पनिशमेंट से स्लेव नहीं बन सकता है। ठीक है, तो क्योंकि और जो कि पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ही बल्कि सा बुक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इस तरीके से मैं मान लूंगा भाई कि 1 सही है। अगला, इफ ए फीमेल स्लेव बॉर्न टू हर मास्टर एज ए सन शी वाज लीगली फ्री। ये भी वही वाली बात होगी कि इसको निगेट करने के लिए मेरे को पूरी की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। थर्ड क्या है, if a son born to female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. अगेन बहुत ही लॉजिकल सा लग रहा है, और अगेन ऊपर वाला रूल इस तरीके से मैंने 1 2 3 लगाकर मैं इसको सही मान लूंगा, जो कि सही आंसर है। सर एक और ऑब्जर्वेशन था हाँ कि सर ये जो तीनों स्टेटमेंट से ये तीनों आपस में काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड भी हैं और कहीं भी हाँ डेविएशन नहीं मिल रहा है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि अ पर्सन कुड बी ए स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, यहाँ पे एक लीगल फैक्टर इन्वॉल्व है। और सेकंड में ये है कि इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर्स सन देन शी वाज लीगली फ्री। और थर्ड स्टेटमेंट में वैसे ही जा रहा है कि अगर जो फादर है वो सन को वो कर ले रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि
fathered by her master, then the son was entitled to be legal status of the master's son. तो सर ये वैसा वाला क्वेश्चन हुआ जो इसके पहले ईयर वो रुकमाबाई केस आया था जहाँ पे दो स्टेटमेंट आपस में इंटरलिंक थे और वही दोनों सही थे, जो डेविएट कर रहा था वो गलत हो जा रहा था। हाँ बिल्कुल, बेसिकली यही वाली बात होगी ना कि x इज लीडिंग टू y, y इज लीडिंग टू z टाइप का वाला होगा। समय बिल्कुल इंटर रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास नन ऑफ द एबव कोई यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर अगर एक भी सही हो गया ना, जो कि सही होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो बाकी तीनों को तीन सही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने शायद आयुष ने बताया ये वाला ट्रिक फंडा है ना। यस सर। तो ये बिल्कुल सही है, इस तरीके से आप इसको चीजों को सोच सकते हो। और इसको मैं बेसिकली नाम देता हूं कि ट्रिक ऑफ ग्रुपिंग द स्टेटमेंट्स, कि आप स्टेटमेंट्स में क्या करोगे, रिलेशन ढूंढोगे, और रिलेशंस अगर आपको बिल्कुल अगर वैलिड लग रहा है कि भाई x इज लीडिंग टू y, y इज लीडिंग टू z, तो आप इन चीजों को सही मार लोगे, सही टिक कर दोगे, ठीक है। अब चलो अगला क्या चलता है, ये देखो बिल्कुल जो अब क्वेश्चन है 61 ना, बिल्कुल नॉर्मल इकोनॉमिक्स है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। और जैसे मैंने बता रखा है कि कुछ कुछ जो बेसिक सोर्स, कि भाई मुरनाल सर की इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी चाहिए, मुरनाल सर इकोनॉमी। अगर आपने मुरनाल सर इकोनॉमी पढ़ रखा है तो ये मजाल ना हो कि ये क्वेश्चन आपसे ना बने। और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई। यूएस फेडरल रिजर्व का मतलब क्या हुआ, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, उसने रेपो रेट वगैरह जो ये अमेरिका वाले हैं ना, यूएस वाले, उन्होंने बढ़ा दिया है। तो रेपो रेट अगर बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अपना जो ये अपना इंडिया है, ठीक है ना, कि इंडिया से पैसे क्या हो जाएंगे, उड़कर चले जाएंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पर डॉलर सप्लाई यहाँ पर घट गया है, डॉलर सप्लाई को पूरा करने के लिए यहाँ से पैसा चला जाएगा यहाँ पर, और इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें भी और भी पढ़ोगे, एफडीआई वर्सेस एफआईआई वाला भी पढ़ोगे, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट वाला भी फंडा पढ़ोगे, ठीक है। तो वन बहुत ही लॉजिकल है। हाँ चलो ये अपना वन हो गया। अब देखो सेकंड देखते हैं, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। देखो बहुत ही लॉजिकल सा स्टेटमेंट है, क्यों भाई, एक सेकेंड आप ये देखो कि भाई कैपिटल फ्लाइट अगर चला जाएगा मतलब क्या हुआ कि भाई बाहर वाला पैसा इंडिया में नहीं आ रहा है ना। अगर बाहर वाला पैसा इंडिया में नहीं आएगा तो जो फर्म्स को जो इंटरेस्ट रेट, जो पैसा जिस तरीके से मिल रहा है ना, वो ऑब्वियस बात है उसका रेट बढ़ जाने वाला है। क्यों, क्योंकि अभी क्या था, कोई भी फर्म्स को फॉर एग्जांपल अगर विजय माल्या का पैसा चाहिए तो अभी क्या था, वो इजिली पैसा बाहर से वो ले आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि भाई कैपिटल फ्लाइट हो चुका है, यहाँ का इंडिया का पैसा बाहर जा चुका है, ठीक है, तो अब इसको पैसे रेज करने में, ईसीबी रेज करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट इसको हाई बेयर अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टू भी काफी ज्यादा लॉजिकल स्टेटमेंट है और ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ वो नहीं है। थर्ड क्या है, devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with the ECBs। यहाँ पर डिक्रीज नहीं होगा भाई, उल्टा और इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, लास्ट क्लास से मैंने बताया था कि डिवैल्यूएशन और इंक्रीज इन वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ। डिवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि भाई अभी अगर $1 इज इक्वल टू ₹50 है, तो डिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा ना कि $1 इज इक्वल टू लेट से ₹80 कर दिया गया, तो वो डिवैल्यूएशन हो गया। अगर इस तरीके से होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा करेंसी रिस्क, ना कि डिक्रीज करेगा इस चीज से। तो ये बिल्कुल उल्टी बात लिख गई यहाँ पर, इस कारण यहाँ पर ए यहाँ पर इजिली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, सबके कुछ अलग अलग कोचिंग के यहाँ पर अलग अलग आंसर चल रहे हैं। क्योंकि देखो यार जनरली यहाँ पर पहली बात तो ये लिख रखा है, जनरली यहाँ पर है, तो जनरली का मतलब ये हो गया कि भाई नॉट स्पेसिफिक, मतलब कि थोड़ा बहुत भी अगर वहां पर टी प्रोडक्शन होता होगा तो उसको मैं मान लूंगा कि भाई वो टी प्रोड्यूसिंग में है। क्योंकि जनरली मतलब ये नहीं हुआ ना कि इतना टन से ज्यादा प्रोड्यूस करे तभी जाकर के वो उसको हम टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहेंगे। थोड़ा बहुत भी अगर वो करेगा तो मेरे लिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं तो आंसर ऑल 4 स्टेट्स यहाँ पर मानूंगा, क्योंकि बहुत ही ग्रे एरिया वाला यहाँ पर आंसर है। क्योंकि आंध्रा को भी, मतलब आंध्रा को मानोगे, केरला को मानोगे, सबको मानोगे यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर उसने टी प्रोडक्शन किया है तो। बट कोई कोई क्वेश्चन 3 स्टेट्स भी कह रहे हैं, तो अगेन ये डिपेंड करता है यूपीएससी कैसे उस चीज को सोच रही है। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ कि आपको ना यूपीएससी का क्या दिमाग चला है आंसर क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त या फिर चेक करते वक्त, ये डिपेंड करता है उस चीज पर, ठीक है। अब आपका
अगला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन बहुत लॉजिकल तरीके से कर सकते हैं बिना आपको नहीं मालूम है फिर भी। क्या है, टाइम कितना हुआ अभी, हाँ 7:24, ठीक है। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो बहुत ही अजीब सी बात कही हुई है, क्योंकि आप ये देखो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जनरली क्या होता है कि सबको ये तो मालूम है ना कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है, आपको ये मालूम होगा फिच, ठीक है, मूडी के बारे में मालूम है सबको। तो ये कंपनी जनरली करती क्या है ना कि अलग अलग कंपनीज हैं उनको ये इवेल्युएट करती है, इनफैक्ट ये कंट्रीज को भी इवेल्युएट करती हैं, कंट्रीज को इवेल्युएट करती हैं और बोलती हैं कि भाई ये कंट्री का कितना अच्छा कैपेसिटी है अगर वो लोन उनको मिलता है। फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया को लोन अगर आप देते हो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक या कहीं और से, तो कितना परसेंटेज चांस है कि भाई इंडिया प्रॉपर लोन प्लस इंटरेस्ट उसको वापस दे देगा। तो सिमिलरली हम सेम चीज पाकिस्तान पर अगर फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली बात इंडिया का जो रेटिंग होगा वो अच्छा होगा पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान भाई ऑब्वियसली बात है पैसा खा जाने वाला कंट्री है, पैसा दो उसको वो अपने आप ही रख लेगा, वापस तो कभी नहीं करने वाला वो, मतलब तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यही हो जाती है। तो जब भाई कोई एजेंसी ऐसी काम कर रही है तो आपको क्यों लगता है कि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगी? बहुत ही लेस लाइकली है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब वो काम है भाई सिंपल, वो रेपो रेट वगैरह को दिखता है वो, और इन्फ्लेशन वगैरह वो दिखता है, और वो कुछ नहीं दिखता है। तो इस तरीके से मैं 1 नंबर को बहुत ही इजिली कट कर दूंगा 1 को, क्योंकि ये सिंपल नॉर्मल हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उससे मेरे को मालूम है। अगला क्या है, रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक तो पहली बात तो कि अगर आपने जैसे 1 कट करा ना तो अपने आप A, C, D को आप कर दोगे और आपका B आपका इजिली आंसर मिल जाएगा। रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA पब्लिक लिमिटेड एजेंसी, ठीक है भाई, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रिक वर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, अगर आपको नहीं भी मालूम है क्योंकि, लेकिन आपको ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है तो आपको इजीली मालूम है कि भाई ये वाला तो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से मेरे को आंसर 2 और 3 मिल गया यहाँ पे। बट स्टिल आप क्लास के बाद थोड़ा क्या करोगे कि ब्रिक वर्क रेटिंग के बारे में थोड़ा सा और ICRA के बारे में थोड़ा सा आप इनको पढ़ लोगे, इन दोनों के बारे में, ताकि फ्यूचर में ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो। अब आप ये देखो, ये क्वेश्चन मैं क्यों बोलता हूँ बार बार कि भाई प्रीवियस ईयर करा हुआ होना चाहिए। कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो पर है पिछले 3 साल में ना 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार क्वेश्चन पूछा 2019 में और सेकंड टाइम पता नहीं शायद 2021 में या पता नहीं कब पूछा है, और फिर से 2022 में फिर से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो 2019 में अगर क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपने थोड़ा सा अभी अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होता तो आपका आंसर मिल गया होता। ये तो पहला क्या है, गवर्नर ऑफ RBI इज अ चेयरमैन ऑफ BBB। नहीं भाई, गवर्नर ऑफ RBI चेयरमैन नहीं होता है, सिंपल सी बात है, इसको काटो। BBB रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए बनाया गया था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक से जो हेड है ना, मतलब उनके लिए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, SBI वगैरह के लिए। BBB हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स, ठीक है, हेल्प कर देगा, कौन सी बड़ी बात है, हेल्प करना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो इस तरीके से आपका आंसर 2 और 3 मिल गया, और टोटली PYQ का नॉलेज बेस्ड था, ये कोई आउट ऑफ सिलेबस टाइप वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि with reference to convertible bonds consider the following statements as there is an option to exchange the bonds for equity, convertible bonds pay lower rate of interest। अगर आपको नहीं भी मालूम है कैसे आप इनको सोचोगे, कन्वर्टिबल का देखो, अगर आपने थोड़ी भी इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है ना तो आपको भाई मालूम होगा कि 2 ही चीज होती है, एक होता है आपका बॉन्ड और एक क्या होता है, इक्विटी। अब कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का मतलब ये होता है ऐसे बॉन्ड्स जो कन्वर्ट कर जाएं, नाम से लग रहा है भाई कन्वर्टिबल। अब जो कन्वर्ट कर जाएंगे तो भाई कन्वर्ट होकर वो जाएगा कहाँ, इक्विटी में ही तो जाएगा। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जो ऐसे बॉन्ड जो कि इक्विटी में कन्वर्ट कर जाए। अब यहाँ पर पहली बात, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड्स फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मल सी बात है, क्यों, सबको मालूम है कि जितना कम रिस्क है, रिस्क अगर कम है तो रिवॉर्ड भी कम ही रहेगा ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड का बिल्कुल सबको मालूम है, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लोअर द रिस्क लोअर द रिवॉर्ड। अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि एक्सचेंज करने का फंडा अवेलेबल है
तो मेरे पास यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है रिस्क को घटाने का, क्योंकि डिपेंड करेगा, हाँ रिस्क घटाना है हमने तो हमने कन्वर्ट कर लिया बॉन्ड को इक्विटी में। तो अगर रिस्क कम रहेगा तो रिवॉर्ड भी कम रहेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और रिवॉर्ड बेसिकली यहाँ पर और है क्या भाई, रिवॉर्ड बेसिकली यहाँ पर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रिस्क कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहेगा, नॉर्मल से लॉजिक सी बात है। तो यहाँ पर 1 सही हो गया। सेकेंड क्या है, तो ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स अ बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। इंडेक्सेशन का मीनिंग क्या हुआ, सिंपल आप इसका इंग्लिश वर्ड देखो। इंडेक्स का मतलब ही होता है कि किसी चीज को यार्डस्टिक मान करके चीजों को करना। आपको लास्ट क्लास में मैंने ये करवाया था इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, सबको याद है ये क्वेश्चन? यस सर, करवाई थी। तो उसमें क्या था कि इंडेक्सेशन का मतलब ये हुआ था कि भाई इन्फ्लेशन वगैरह को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से हम बॉन्ड्स को सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इन्फ्लेशन हुआ यहाँ पर। तो भाई ये बेसिकली ऐसे वाले बॉन्ड्स हैं जो कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड टाइप्स के भी इसको कह सकते हो। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल सी लॉजिकल लग रही है कि भाई दोनों 1 इज लीडिंग टू 2 एंड 2 इज लीडिंग टू 1, और इस तरीके से मेरा आंसर सी हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। नो सर, क्लियर। चलो अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। आप देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई अगर आपको नहीं मालूम है, देखो मैं क्लियरली बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि बिल्कुल गिफ्ट है, कह लो मतलब यूपीएससी की तरफ से, मतलब वो आपने नहीं सॉल्व किया है, मतलब बिल्कुल ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। और अगर आपको ये नहीं आता है मतलब आपने नहीं पढ़ा है, सिंपल सी बात है। ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पर क्वेश्चन 2019 में ऑलरेडी आ चुका है, और कुछ कुछ बॉडीज हैं जो कि इंटरनेशनल बॉडीज वाला मैंने बता रखा है ऑलरेडी। वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको वहां से देख लेना कि मालूम होनी चाहिए उसके बारे में। तो उससे मेरे को मालूम होना चाहिए कि भाई यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एमटीसीआर, शंघाई तो हाल ही मेंबर बना भाई, इन तीनों का इंडिया मेंबर बना है ये। और इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर 1 2 3 हो गया है। आपको मैं इसके बारे में एक फैक्ट बता दूं यहीं पर कि अपना क्या है, एक एमईसीआर है कि मल्टी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, और एमईसीआर के अंदर में ना 4 चीजें आती हैं। पहला तो आपका एमटीसीआर है, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, तीसरा आपका वासेनार अरेंजमेंट है, और चौथा आपका है एनएसजी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी ग्रुप वाला, नहीं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, सॉरी। आप देखो इसमें है क्या कि इन तीनों का इंडिया मेंबर है, ठीक है, और चाइना नहीं है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि जो चाइना है ना ये है और इंडिया नहीं है। तो आप इनको थोड़ा इस तरीके से आप इसको याद रख लेना, और इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए इन सारे के बारे में। बट अगेन इसके बारे में मैं एक बार अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो ये अपना इशू क्लियर रिजॉल्व हो जाएगा। सर इसमें पुराने क्वेश्चन में सर ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो मेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है सर। हाँ अगर शायद हम एक बार वो 2020 पढ़ ये लेते किसमें आया है। यस सर मेंस में क्वेश्चन दिया है सर, अगर हम वो पढ़ लेते तो वी कैन डू दैट क्वेश्चन सर। हाँ डेफिनेटली, ये मतलब बेसिकली कह लो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में ये वाला। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो आपको कुछ नहीं मालूम है, केवल आप दिमाग लेकर गए हो वहां पर ना, फिर भी आप इसको सॉल्व कैसे कर लोगे। आपको क्या लगता है किसी ने पढ़ा होगा वियतनाम के बारे में सारी चीजें, कंबोडिया के बारे में, लाओस, थाईलैंड वगैरह सब के बारे में? अनटिल अनलेस आप थाईलैंड गए हो तो भाई आपको मालूम होना चाहिए था, लेकिन नहीं मालूम होगा किसी लोगों को। थाईलैंड ये मालूम नहीं करने जाते हैं कि भाई थाईलैंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्या करने जाते हैं वो, कुछ और मजे करने जाते हैं, ठीक है। बट एनीवे वियतनाम के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। अब देखो ये क्या कह रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट। भाई आपसे कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक बात ये कह रहा है कि ये भाई इतना परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ लेकर चल रहा है, कह रहा है वन ऑफ द फास्टेस्ट। वन ऑफ द फास्टेस्ट का मतलब क्या हुआ भाई, 4% भी हो सकता है, 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात कही हुई है। तो ये बिल्कुल जेनरिक सी बात की हुई है, और ऊपर से यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स का क्या मतलब, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, क्या कोई यहाँ पर स्केल नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं ग्रे एरिया को यूज करके यहाँ पर इसको टिक करूंगा और ये अपना सही हो जाएगा।
अब आपका सेकंड क्या है कि वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो यहाँ पर एक फैक्ट इन्वॉल्व है, कैसे कि भाई यहाँ पर मल्टी पार्टी, यहाँ पर एक फैक्ट है। क्यों? क्योंकि मल्टी पार्टी सिंगल पार्टी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंट्री में सिंगल पार्टी है, जैसे अपना चाइना में सिंगल पार्टी है अपनी कम्युनिस्ट पार्टी का। तो ये मुझे नहीं मालूम है, इसको अपन अभी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। बट अपने को ए मालूम है ना, 1 सही है, तो आप इसको ए और बी तो आप कट कर ही दोगे। थर्ड क्या है, Vietnam's economic growth is linked to its integration with global supply chain and focus on export। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इतना जेनरिक है कि मैं तो कहूंगा कि इस कंट्री के, क्या हो गया इसको, एक सेकंड रुको, हाँ क्या हो गया, एक सेकंड। अब देखो ये स्टेटमेंट इतना जेनरिक है कि आप मेरे को बात बताओ कि इस कंट्री के बदले में मैं कुछ भी XYZ कंट्री भी लिख दूं ना, फिर भी ये स्टेटमेंट सही होगा। क्योंकि भाई कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक होगा ग्लोबल सप्लाई चेन से, ग्लोबलाइजेशन वगैरह से। तो ये भी बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, तो भाई थर्ड भी सही हो गया अपना। अब थर्ड सही हो गया तो भाई अपने पास आंसर फटाक से सी हो गया। बट स्टिल मैं एक बार और पढ़ लूंगा इसको। फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल, अगेन जेनरिक सा है। वियतनाम हैज द मोस्ट, अब ये मोस्ट क्या है, एक्सट्रीम वाला है ना ये, तो सबको आ रहा समझ में ये वाली बात। अब अगर ये एक्सट्रीम है तो मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब इतने सारे कंट्री हैं इंडो पैसिफिक में, इतने सारे डेवलप्ड वाले। वियतनाम सबसे बड़ा तिस्मार खान तो है नहीं कि इनका सबसे ज्यादा डेवलप्ड होने वाला है, तो मोस्ट लाइकली 5 भी गलत होगा और इस तरीके से अपना आंसर सी हो गया। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, बिना मालूम किए कैसे सॉल्व किया हमने इस चीज को? नो सर, क्लियर है सर। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? ये तो बिल्कुल ही बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई, आरबीआई करता है ये सारा काम रेपो रेट से, इसमें तो पढ़ने का जरूरत भी नहीं कुछ भी। विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स, अब देखो मैं बताता हूं कैसे थोड़ा सा मुरनाल सर का जो इकोनॉमी है उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं मुरनाल सर का नहीं, मतलब मैं पैसे ले रहा हूँ उनसे प्रमोट करने के लिए, मैं बस बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट में है, क्योंकि मुझे लगा कि सबसे यूजफुल मटेरियल वो रहा इकोनॉमी के लिए। तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, पहले मैं सबको ये पॉइंट आउट कर देता हूँ इस चीज को। तो अब यहाँ पर ये देखो कि ये जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि फंजिबल का मतलब क्या होता है, सबको मालूम है ना फंजिबल का मतलब क्या होता है? फंजिबल का मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपके पास ₹10 का अगर आपके पास नोट है ना, करेंसी आपके पास है, तो मैं अगर चाहूं तो मैं ये करवा सकता हूं कि भाई ₹5 का मैं कॉइन ले लूं, ₹2 का सिक्का ले लूं, है ना, और फिर ₹1 का सिक्का ले लूं। तो मतलब ये हुआ फंजिबिलिटी कि एक पैसे को ना मैं मल्टीपल डिनोमिनेशन से मैं तोड़ सकता हूं। अगर ये नॉन फंजिबल हुआ मतलब कि इसको हम तोड़ नहीं सकते, जो है तो भाई वही है। जैसे आप एक पेन ले लो, ये अब ये पेन का जो वैल्यू, मान लो किसका पेन का ₹100 वैल्यू है, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि मैंने इसको तोड़ दिया 20 से, तो भाई ये ₹50 का एक पार्ट है, 50 का दूसरा पार्ट है, ये नॉन फंजिबल आइटम है ये वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉन फंजिबल का मीनिंग हो गया। टोकन का मतलब टोकन, सिंपल सी बात है। अब ये क्या है, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। हाँ भाई नॉन फंजिबल टोकन से भाई कुछ भी मतलब फिजिकल एसेट्स है। फॉर एग्जांपल ये इसका, तो मैं इसका अगर बना दूं फोटो वगैरह लेकर के भाई कि ये इसका पैसा वैल्यू ₹500 है, तो इसका मैं टोकन को ऑनलाइन मार्केट में बेच सकता हूं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। सेकंड क्या है, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन। हाँ भाई यूनिक है, मतलब कोई अलग सी बात नहीं है। ब्लॉकचेन तो भाई अब ऐसी टेक्नोलॉजी हो चुकी है जो कहीं भी कोई भी टेक्नोलॉजी में वो इंटीग्रेट कर सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन बहुत ही वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन से आप केवल क्रिप्टो करेंसी मत समझना,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए गवर्नमेंट अभी अपना जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसमें भी सोच रही है, जो अपना नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ये आपने सबने पढ़ा होगा, NDHM गवर्नमेंट लाने की बात कह रही है, उसमें भी बात चल रही है। तो बेसिकली बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है जो कि कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो 1 और 2 बहुत ही नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज्ड एट इक्विवेलेंसी एंड देयर इक्विवेलेंसी का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ये 500 रुपए का नॉन फंजिबल टोकन है तो एक सेकेंड, 500 रुपए का नॉन फंजिबल टोकन है तो मैं उसको 5 पार्ट में बांट दूं 100 रुपए का, बट यहाँ पर ये इक्विवेलेंसी नहीं अवेलेबल है क्योंकि नाम में लिखा हुआ है भाई नॉन फंजिबल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये थर्ड को आप काटो और इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर ए मिल गया। क्यों? और आगे क्या कह रहा है, देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। कमर्शियल ट्रांजैक्शन के आप 10 रुपए नोट के यूज कर पाओगे क्योंकि ये फंजिबल है, ना कि इसको यूज कर पाओगे क्योंकि ये नॉन फंजिबल है। और इस तरीके से अपना आंसर यहाँ पर ए हो गया। अब चलते हैं ये 70 नंबर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो बिल्कुल ये अपना स्टेट PCS टाइप क्वेश्चन पूछ दिया ना, क्योंकि जनरली अभी तक ये डैम वगैरह का ना क्वेश्चन पूछते नहीं थे ये लोग, बट इन्होंने अब पूछ दिया है। तो अब पूछ दिया है तो आपको अगले साल से करना पड़ेगा, पॉइंट ये है। तो जो सिलेबस थोड़ा जो एक्सपैंड होते रहता है ना हर एक साल में, वही वाला फंडा यहाँ पर है। और यहाँ पर हाउ मेनी पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पर अब कुछ कर नहीं सकते भाई, आपको मालूम होना ही चाहिए। तो यहाँ पर शायद 3 पेयर्स करेक्टली मैच्ड नहीं है, शायद यहाँ पर केवल सेकंड पेयर करेक्टली मैच्ड है कि गांधी सागर डैम है ना मध्य प्रदेश में है। और तो बाकी डिटेल यहाँ से आप देख लेना इस चीज को। तो ये बेसिकली बहुत ही डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में हो गया, और यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप छोड़ सकते हो, बट यहाँ पर ओनली 2 पेयर्स वाला है। तो मतलब मैंने बोला 10 में से 7 6 में लगेगा, 4 में नहीं लगेगा। तो ये वही क्वेश्चन में से आ गया जिसमें कि नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब अगेन ये क्वेश्चन को आप कैसे सही करोगे, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन में आता है ये वाला। क्या है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज which of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments, layoffs in factories employing workers। अब देखो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 मिनिस्ट्री अपनी होती है। पहली तो है भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और दूसरी होती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये दोनों जो मिनिस्ट्री है ना जस्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। कैसे काम करती है अपोजिट डायरेक्शन में? जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है ना ये इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। अब अगर इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी मतलब कि लेबर लॉज वायलेट होंगे कि नहीं वायलेट होंगी, आप ये मेरे को बताओ। आपको लॉकडाउन टाइम का आपको कुछ स्टेट्स का डायरेक्शन याद होगा कि उन्होंने क्या किया था, लेबर लॉज उन्होंने इतना लूज कर दिया था ना कि कोई स्टेट तो ऐसा कह रहा था कि भाई लेबर से हम ना 10-10 घंटे काम करवाएंगे, लेकिन आप इंडस्ट्री वाले बस आओ हमारे स्टेट में, आप अपना फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश करो। तो इंडस्ट्री प्रमोट होने में और लेबर लॉ वायलेशन होने में डायरेक्ट कोरिलेशन है। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये क्या है कि ये क्या करती है कि वेलफेयर ऑफ लेबर्स के लिए ये काम करती है ये वाली, ठीक है। अब वेलफेयर ऑफ लेबर्स के लिए काम करेगी और आप यहाँ पर ये देखो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ मतलब नौकरी से चले जाना, ये किसके भलाई के लिए काम किया जा रहा है? बेसिकली ये वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए ही काम किया जा रहा है, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि भाई चलो ये तो चलो हटा दो, सेंट्रल CSO ये मेरे को मालूम है कि ये केवल ना इन्फ्लेशन वगैरह वाला ही, केवल CPI वगैरह ही करता है, ये सब काम नहीं करता फालतू का ये CSO वाला, तो इसको आप काट दोगे। अब दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड, यार ये स्टाइलस क्यों नहीं काम कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ तो हाँ ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड है ना, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का पार्ट है ये वाला, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। ये जो लेबर ब्यूरो है ना, आपको नाम से लग रहा है कि ये कौन से मिनिस्ट्री का होगा ये वाला,
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का होगा। और नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो मतलब फालतू का ही बात कर रहा है, दुनिया भर की बातें कर रहा है फालतू का। तो इस तरीके से जो मोस्ट लॉजिकल आंसर है ना, ये लेबर ब्यूरो वाला आंसर है, और लेबर ब्यूरो पर क्वेश्चन पहले भी पूछ रखा है। तो आपका होमवर्क ये बनता है कि लेबर ब्यूरो कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, ठीक है। साथ में एक इन्फ्लेशन भी, एक टाइप का इन्फ्लेशन होता है, सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबरर्स, सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबरर, CPIIL, ये इसको लेबर ब्यूरो इसको निकालती है। तो आप इस चीज को एक बार आप अलग से होमवर्क की तरह इसको देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लेबर ब्यूरो, आपका ये आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट यहां तक? किसी को? नो सर। नो सर। चलो, अब ये क्वेश्चन आता है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन मैं गारंटी देता हूं किसी को नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल कोई भी कोचिंग के मैगजीन में कहीं नहीं ये होगा ये वाला, और ये थोड़ा टफ वाले कैटेगरी वाले क्वेश्चन में भी आता भी है। अब देखो, लेकिन स्टिल मैं क्या करता हूं कि इन जो स्टेटमेंट्स है ना, इनमें कुछ मैं ढूंढता हूं कोरिलेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पर नोटा आंसर है नहीं। मतलब ये तो पक्की बात है कि भाई कोई ना कोई तो सही होगा ही होगा, और कोई ना कोई सही होगा तो उससे मैं रिलेट करूंगा कि भाई अगर ये सही है तो क्या ये भी सही है कि नहीं है। चलो, तो अब देखते हैं कि CCO इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोल स्टैटिस्टिक्स भाई दे सकता है, क्यों नहीं देगा। मतलब अगर कोई काम, अगर कोई कंपनी कोल के एरिया, अब देखो नाम से लग रहा है मेरे को भाई कि कुछ कोल के एरिया में काम कर रहा है ये, तो भाई कोल का स्टेटस दे सकता है ना यार, नॉर्मल सी बात है ना। अब मैं काम कर रहा हूँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, तो अब तो मैं भी एक सोर्स हो गया, मतलब फॉरेस्ट के बारे में बताने के लिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में, जो अपना UNEP वगैरह में बताने के लिए। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि मतलब वो कुछ काम कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका वो सोर्स बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है ये। तो इस तरीके से मैं इसको 1 को मान लूंगा सही, ठीक है। अब अगर अपना अगर 1 सही हो गया तो B तो अपना सबसे पहले जाएगा। अगला क्या है, इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स। अगेन मॉनिटर्स वगैरह कर रहा है, तो ये भी अगेन डेटा। अब देखो, इसको अगर हमने सही मान लिया कि हाँ भाई डेटा वेटा दे सकता है, तो डेवलपमेंट वगैरह का मॉनिटरिंग कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। तो इसको भी आप सही मान सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इनमें कोरिलेशन है। देखो डेफिनेटली कुछ कुछ रूल्स होंगे ना जो मैं थोड़ा हाइंडसाइड बायस में बोलूंगा, क्योंकि मुझे आंसर मालूम है, लेकिन पॉइंट ये है सारे एक्सरसाइज करने का कि आपकी थिंकिंग आपकी उस तरीके से डेवलप होनी चाहिए। और एग्जाम में जितना जितना आप पॉसिबल हो, जितना सारा चीज बताया जा रहा है, इसका अगर आप 40% 50% भी आप यूज कर लिए ना, तो बिल्कुल इजिली आपका कट ऑफ से बहुत ऊपर नंबर क्लियर है, ठीक है। तो ये अपना हो गया 1 2, तो ये 1 2 सही चीज हो गया। थर्ड क्या है, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज। तो अब देखो 3 वाला काम क्या है ना, कि ये बेसिकली क्या है, ये जुडिशियल काम लग रहा है ये वाला, ठीक है। अगला क्या है, इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। ये देखो थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का ऑप्शन लिखा हुआ है, क्योंकि एंड यूजर्स होते कौन से हैं, एंड यूजर्स ना नॉर्मल पीपल भी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो अपना नॉर्मल जो जनता है। जो आपको लगता है कि कोई ऐसी एजेंसी बना रखा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, जो कि वो ये चेक कर रही है कि कोल माइनिंग कंपनीज, मतलब कि अदानी है जो भाई नॉर्मल पीपल के पास वो कोल पहुंचा रही कि नहीं पहुंचा रही, ये चीज को इंश्योर करेगी। ये तो बहुत ही मतलब कि क्या कहते हैं, बिल्कुल हवाई ऑप्शन ये कह रखा है। तो ऐसे हवाई ऑप्शन है, तो आप इनको 4 को आप कट कर सकते हो। लेकिन अगेन ये बहुत ही डिफिकल्ट वाले एरिया वाले क्वेश्चन है, और आई विल सजेस्ट कि ऐसा जो क्वेश्चन है उनको आप छोड़ दो। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको छोड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो बट यहाँ पर स्टिल आपका काम क्या है कि आप थोड़ा सा पढ़ लेना ये कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक। तो ये देखो जो 5th शेड्यूल वाला है, ये बहुत ही ऑफ्ट रिपीटेड टॉपिक है, ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है कि 5th शेड्यूल से होता क्या है। और इसका बेसिकली यही फंडा है कि भाई प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल, बस यही फंडा सबको मालूम होना चाहिए। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इन दैट एरिया है ना, उसके लिए पैसा लाया गया है अलग से, ये सबको मालूम है ना, पैसा एक्ट सर। यस सर, 1996। हाँ, ये कन्वर्ट द एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, ये तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो ये बिल्कुल ही अलग चीज है। ये तो भाई अलग चीज है कि जो आप सुनते होगे ना
कि हर एक राज्य अपना विशेष दर्जा का वो बोलते रहता है ना, तो ये अलग ही चीज है, तो ये बिल्कुल बकवासी चीज है। और ये वाला टॉपिक को आप संथाल रिबेलियन से भी आप कर सकते हो एसोसिएट, संथाल रिबेलियन, क्योंकि जो संथाल रिबेलियन के बाद जो एक्ट आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल पीपल नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट संथाल रिबेलियन वाले से ही इस चीज को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी अडॉप्ट किया है हमने इस चीज को। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, जो आप लक्ष्मीकांत करोगे तो आपको मालूम होना चाहिए ये चीज। अब देखो पहला, अब ये वाला ट्रिक थोड़ा सा अलग ट्रिक है, नया ट्रिक है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से नोट करना। क्या है? इंडियन सैनिटेशन कोलिशन, ठीक है भाई, कोलिशन वगैरह कुछ कुछ होता है अपना। इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात तो ये कि भाई WHO ना कुछ कभी फंड वंड नहीं करती है, WHO केवल अपना रिसर्च वगैरह काम करती है, और फंडिंग वगैरह काम ना वर्ल्ड बैंक करता। अगर ये वर्ल्ड बैंक यहाँ पर होता तो हम एक टाइम को सोच रहे होते कि हाँ भाई सही होना चाहिए, लेकिन WHO तो कभी नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, मतलब इसको हमने काट दिया। अब दूसरा ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स is an apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provides innovative solution to address the challenges of urban India. अब देखो जो सेकेंड पार्ट है इसका स्टेटमेंट का, ये तो बिल्कुल जेनेरिक है। यहाँ पर जो स्कोप ऑफ एलिमिनेशन है, ये वाला केवल मिनिस्ट्री में ही कुछ स्कोप ऑफ एलिमिनेशन है कि भाई मिनिस्ट्री कुछ और हो और इन्होंने दे दिया कुछ और, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अर्बन अफेयर्स का मिनिस्ट्री भाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? आप मेरे को ये बताओ। जैसे किसी का मतलब साउथ वगैरह में ये एक ट्रेडिशन होता है कि जो मतलब पिताजी का नाम होता है ना, वो कुछ पार्ट ऑफ द फादर नेम इज ऑल्सो रिटन इन द सन्स नेम ऑल्सो। ये मैंने देखा, जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसका बहुत ही लंबा सा नाम है, GVP रेड्डी, पर लंबा सा नाम है उसका, तो उसका पूरा नाम है गजुली पल्ला वेंकटा रमना कंथा रेड्डी। तो मैंने उससे पूछा था एक बार कॉलेज में, मेरे क्लास में, वो मेरे कॉलेज में था, कि भाई ये तुम्हारा नाम इतना बड़ा कैसे हो गया कि मतलब कि तुम नाम लिखना चालू करो एग्जाम में 3 घंटे में, तो तुम्हारा आधा घंटे नाम लिखने में चले जाए, फिर तो तुम एग्जाम क्या लिखोगे फिर? तो उसने बताया कि अरे यार होता क्या है ना हमारी तरफ की, इसमें जी इसमें है ना, इसमें कोई विलेज नेम एसोसिएटेड है, ये जो V है ना इसमें कुछ फादर नेम है, इसमें P है इसमें कुछ मदर नेम है, और इसमें मेरा नाम कुछ ये है, केवल एक पार्ट उसका नाम है। तो मैंने समझा कि अच्छा ये बात है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि अर्बन अफेयर्स इसका है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये इसी का ये मतलब कि बच्चा होगा, तभी तो दोनों का नाम सेम सेम सा लग रहा है मेरे को। इस कारण ये B को मैं टिक करूंगा और ये यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो ना कैसे कॉमन सेंस केवल यूटिलाइज करना है आपको। किसी ने नहीं पढ़ा होगा भाई कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स क्या होता है, जो ठीक है सबको ना। यस सर, क्लियर है। अगला क्या है? विच आर द फॉलोइंग हैज सर बीन फाउंड। हाँ सर, वो WHO की जो फंड वाली बात आपने बताई, हाँ। वो लाइक हर जगह अप्लाई होता है या फिर मतलब वो रिसर्च वगैरह में तो फंड करते होंगे ना वो? रिसर्च वगैरह में फंड तो करते हैं, लेकिन आप रिसर्च वगैरह में फंडिंग होगी ना, लेकिन आप ये देखो ना कि बिल्कुल सैनिटेशन वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल कह लो ना कि कहीं अगर मतलब गंदा पानी वानी आ रहा है तो वो साफ पानी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ वो ये रिसर्च में काम कर सकते हैं कि भाई कितना माइक्रोग्राम होना चाहिए आर्सेनिक का, कितना माइक्रोग्राम होना चाहिए फ्लोराइड का, ताकि वो वाटर सेफ हो, बट ये तो कभी नहीं करने वाला कि वो बिल्कुल अच्छा पानी ही प्रोवाइड करे वो चीज को, है ना। अगर ये काम करेगा तो ये मोस्ट अगली वर्ल्ड बैंक काम करता है ये सारी चीजें। इनफैक्ट आपको मालूम होगा कि अपना जो स्वच्छ भारत मिशन है, बहुत सारे स्टेट में वर्ल्ड बैंक का डोनेशन है, ये लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने ये सारे काम करवाने के लिए बहुत जगह पर। ओके सर, तो ये अपना हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है भाई 2020 में ही पूछा हुआ है, इजिली क्वेश्चन, कि भाई इसमें जो सेंट्रल ग्राउंड अथॉरिटी है ना, ये CGWA, ये वाला क्वेश्चन कि भाई ये EPA 1986 के अंदर में आता है। ये आप देखना 2020 का क्वेश्चन खोलना, और ये क्वेश्चन क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये बिल्कुल मतलब कह लो फुल टॉस दिया जा रहा है आपको कि भाई ये तो आप फटाक से करो और आगे बढ़ो। अगला क्या है? विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमिटी, इट इज अ कमिटी सेट अप बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। अब देखो इसको मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, चलो ये मेरे को नहीं मालूम है, चलो आगे चलते हैं।
इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर एवरी ईयर। अब आप हल्का सा ये सोचो कि अब आपका ये क्या है, लेट्स से आपका ये है आपका टोटल सर्कल ऑफ द मतलब दिसंबर, ये आपका यहाँ हो गया आपका जनवरी, यहाँ पर आपका हो गया मार्च, यहाँ पर आपका हो गया जून, यहाँ पर हो गया आपका सितंबर। तो आप ये बताओ, ये बोल रहा है कि भाई ना ये 3 बार मिल रहा है, तो 3 बार मिल रहा है मतलब क्या हुआ, कब हुआ, मिला मार्च में मिला 3 महीने के गैप पर, ठीक है भाई, जून में मिला और फिर सितंबर में मिला फिर 3 महीने गैप पर। लेकिन जब सितंबर में मिलेगा फिर इसके अगली बार कब मिलेगा, ये मार्च में मिल रहा है, तो यहाँ पर ये 6 महीने का गैप क्यों कर रहा है? ये बहुत ही लेस लाइकली होगा। जनरली अगर कोई बॉडी 3 या 4 बार मिल रही है एक साल में, तो जनरली वो इक्वल इंटरवल मेंटेन करते हैं अपना। आप जो सेशंस हैं अपने जो पार्लियामेंट के, उसके भी ले लो आप, ऑलमोस्ट इक्वल इंटरवल पर वो मिलते हैं वो हमेशा, ठीक है। तो अगर इसको 3 बार अगर मिलना होता ना, तो भाई ये मिलता अप्रैल जो कि 4th मंथ हो गया, 5th मंथ कौन सा होता है अपना अगस्त, और फिर जो 12th मंथ होता है अपना दिसंबर। तो ये मेरे को लॉजिकली नहीं जम रहा है, मतलब मैं सारा चीज मैं देख रहा हूँ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ, और ये मेरे को लॉजिकली नहीं जम रहा है। मैं 2 को मैं कट कर दूंगा भाई, सिंपल सी बात है, 2 को मैं कट करूंगा तो अपना ये कट हो जाएगा और अपना ये कट हो जाएगा, और इस तरीके से अपना 3 तो सही ही है, ये तो क्लियर हो गया मेरे को, 3 सही है, नहीं पढ़ोगे फिर भी अपना काम चल जाएगा। अब देखते हैं अपने को 1 के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। इट इज अ कमिटी सेट अप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। अब आप ये देखो कि ये है अपना यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी। अब ये ना पूरा यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा है ये, जबकि मुझे मालूम है कि जो यूएनएससी है ना, ये केवल यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जिसमें केवल P5 मेंबर्स होते हैं वीटो वाले, तो बहुत ही लेस लाइकली चांस होगा कि भाई यूएनएससी ऐसी कोई बॉडी बनाएगी जिसके अंदर पूरा यूएन वाली चीज आए। मतलब चांसेस हैं, मतलब, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर मैंने नहीं पढ़ा है और अगर मुझसे कहा जाए सोचने के लिए, तो भाई मैं तो यही सोचूंगा कि ऐसी कोई यूएनएससी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे जिससे कि पूरा का पूरा यूएन उसके अंडर में आ जाए, क्योंकि यूएनएससी जस्ट एक पार्ट है पूरे के पूरे यूएन का, और उसके अंदर सुपरविजन में काम करे, ये तो बिल्कुल और भी मेरे को डिफिकल्ट सा ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये सोचूंगा कि भाई ये 1 गलत लग रहा है मेरे को, और इससे मैं मतलब कि ए ऑप्शन टिक करूंगा। लेकिन एनीवे अगर आप नहीं भी सोच पाते हो 1 के बारे में, फिर भी आपको 50% चांस तो आपके पास है सही करने के लिए, ठीक है सबको ना। सर थर्ड हाँ स्टेटमेंट जो है, हाँ सर वहाँ पे एक लाइन और लिखा है कि हाँ assesses the credentials of all UN members हाँ before submitting report to जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। तो यहाँ से ये साउंड कर रहा है कि जनरल असेंबली को ये रिपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ से भी शायद स्ट्राइक कर सकता है माइंड में कि सिक्योरिटी काउंसिल ना होके वो यूएनजीए भी हो सकता है, पूरा का पूरा जनरल असेंबली होगा, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली कौन सा कैटेगरी में हो गया ना कि एक्स इंप्लाइज वाई एक होता है, और दूसरा मैं बोलता हूँ एक्स डेफिनेटली डज नॉट इंप्लाई वाई, इसको मैं काट देता हूँ ऐसे करके। ये बेसिकली 1 3 वैसा वाला है कि भाई अगर 1 होगा तो 3 नहीं होगा, 3 होगा तो 1 नहीं होगा, और मुझे मालूम है 3 तो है ही है, मतलब 1 तो डेफिनेटली नहीं है। तो दोनों तरीके से आप इसको सोच सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अब आप ये देखो क्वेश्चन 76, इसको अगेन मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर वाला और जो तानसेन वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था उससे मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। चलो, ये क्या है कि बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। पहली बात तो ये कि भाई एक तो चीज हम देख रहे हैं पोलर, हाँ भाई पोलर का मतलब होगा कि भाई जो पोल्स वोल्स है ना अपने आर्कटिक पोल और अंटार्कटिक पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बारे में बात चल रहा होगा। और कोड का मतलब क्या होता है, कोड का मतलब क्या होता है, रिटन रूल्स, कि भाई इसी रूल से काम करने वाले हैं और कोई रूल से हम काम नहीं करने वाले हैं। सबसे पहला देखते हैं, इट इज एन इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। रिलेट हो रहा है, मतलब कि चांसेस हैं कि सही हो सकते हैं, मतलब कुछ इसमें गलत बात नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल हम आगे देखते हैं। इट इज एन अग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ द टेरिटोरीज इन द पोलर रीजन। अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल रिटन रूल। अब आप मेरे को ये बताओ कि आज तक
ये दुनिया में कभी भी ऐसा एग्रीमेंट बना है कि भाई जो दो कंट्रीज के बीच में टेरिटरी का लड़ाई ही ना हो? इंडिया पाकिस्तान इतने साल से लड़ रहे हैं टेरिटरी के लिए, इंडिया चाइना इतने साल से लड़ रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश इतना लड़ रहा है सर, पूरे के पूरे हर एक दुनिया में कहीं एग्रीमेंट बनना ये पॉसिबल ही नहीं है यार, कि दो कंट्री इतने समझदार हो जाएं कि वो एग्रीमेंट बना ले कि भाई ये आपकी टेरिटरी और ये हमारी टेरिटरी। तो मतलब ये बी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, जो हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन है वर्ल्ड के बारे में। सी क्या है? It is a set of norms to be followed by the countries whose scientists undertake the research studies in the North Pole and South Pole. Again, set of norms relatable तो है, मतलब काट नहीं सकते, मतलब कुछ खास इसको, तो सी को भी रहने देते हैं। It is trade and security agreement of the member countries of the Arctic Council. अब देखो यहाँ पर आर्कटिक काउंसिल केवल लिखा हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है कि पोलर का मतलब दोनों पोल्स होगा भाई, तो कोई ऐसा ऑप्शन इंक्लूड होगा ना, मतलब कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो कि बिल्कुल वेल इंक्लूसिव ऑप्शन होगा, सबको कवर करके चले वो, है ना। लेकिन आर्कटिक काउंसिल केवल आर्कटिक पोल के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर अगेन लाइकली है, चांसेस काफी ज्यादा हैं कि भाई डी वाला अगेन आपका गलत ही होगा। और पहले भी हमने देख रखा है ये, हाँ, अगर आपने नॉर्मल आप आईआर वगैरह पढ़ते हो तो आप उसमें पढ़ोगे जो आर्कटिक पोल वगैरह या अंटार्कटिक पोल वगैरह ये है ना, इसको कॉमन एरिया में माना जाता है, और यहाँ पर ट्रेड, यहाँ पर कुछ ऐसा काम आप नहीं कर सकते जिससे कि आप ट्रेड या फिर सिक्योरिटी वगैरह या फिर मतलब कर सकते हो। बेसिकली वहां पर मिनरल यूटिलाइजेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें काफी ज्यादा प्रोहिबिटेड है, केवल रिसर्च एक्टिविटीज वगैरह वहां पर अलाउड है। तो इस तरीके से अपना जो डी है ना, इस तरीके से भी ये गलत है, ठीक है। तो आपका बच जाता है केवल ए और सी, बी और डी का बहुत ही इजीली आप काट पाओगे केवल सोच करके। आप डिपेंडिंग अपॉन कि उस टाइम आप क्या सोचते हो, आप ये दोनों में से आप एक को टिक कर सकते हो। इसका असली आंसर ए है, तो यहां पर आप इसको ए को आप नोट कर लेना, ठीक है। एक सेकंड यार, इसको फिर से, हाँ ठीक है। अगला क्या है? विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। ठीक है, पहली बात तो भाई कि कैन ग्रांट, ठीक है भाई, दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली। अगेन मतलब आप देखते ही होगे, नॉर्मल आप अगर पढ़ते हो ना करंट अफेयर्स वगैरह ना, तो ऑब्जर्वर वगैरह मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात रहती है, ये सारी चीजें कुछ वो नहीं है। Permanent observers in the UN General Assembly can maintain missions at the UN headquarters। तो ये सब के सब बहुत ही नॉर्मल जेनरिक सा स्टेटमेंट है, तो मैं तो भाई मानूंगा, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ खास नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, तो मैं तो यही भाई मानूंगा कि ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। और अगर अपने को नहीं मालूम है तो अपना डी आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। अगला क्या है? विद रेफरेंस टू टी बोर्ड इन इंडिया। अब देखो टी बोर्ड, अगेन ये सारी चीज मतलब मुन्ना सर की इकोनॉमी की अच्छी बात ये है कि वो बहुत ज्यादा सारी चीज कवर कर लेते हैं, और टी बोर्ड वगैरह भी। अगला क्या है? क्या टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है, मतलब अगर वैसे तो मालूम होना चाहिए था क्योंकि ये चीज, बट स्टिल देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि देखो न्यूज़पेपर वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि टी बोर्ड ना थोड़ा न्यूज में था, क्योंकि हम लोगों ने ना टी का प्रोडक्शन वगैरह काफी कर रहे हैं और टी का एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। तो और क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली ये ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में ये अपना जो आता है टी बोर्ड जो अपना होता है ये, क्योंकि कॉमर्स इंडस्ट्री वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह देखते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप ये चीज को ध्यान रखोगे, थोड़ा आप कॉन्सेप्चुअली साउंड अगर रहोगे तो ये देखो दो मिनिस्ट्री है। पहला मिनिस्ट्री है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये मिनिस्ट्री के अंदर में ना ऐसे वाले क्रॉप्स आएंगे जो कि अपने ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स मतलब क्या हो गया? अपना राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सारे अपने ये दाल वगैरह ये सब सारे हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसी चीजें मतलब ऐसे क्रॉप्स जो कि कैश क्रॉप्स है, तो कैश क्रॉप्स में आपका क्या क्या हो जाएगा? कैश क्रॉप में आपका हो जाएगा टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कॉफी हो जाएगा, और क्या होगा? टोबैको होगा। तो ये सारी चीजें आपका ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें अपन लोग हम बनाते हैं इसी के लिए, जनरली हम एक्सपोर्ट करें ये सब चीजें के लिए। तो इसलिए मोस्ट लाइकली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगा। इसी कारण मैं बोलता हूँ कि थोड़ा एक आपके पास नोट्स इस चीज का भी होना चाहिए कि जितने सारे मिनिस्ट्रीज है ना
उन मिनिस्ट्रीज का आपको बेसिक मैंडेट मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सा मिनिस्ट्री किस एरिया में काम करती है। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई ये मिनिस्ट्री ना कॉमर्स और इंडस्ट्री वगैरह बढ़ाने के लिए काम करती है। तो इस तरीके से आप इससे सोच सकते थे। और जैसे ही आपको ये आप सोचते ना, इनफैक्ट जनरली मिनिस्ट्री नेम गलत लिखा रहता है, जनरली ये भी मैंने देखा है, तो काफी जगह आपको दिख जाएगा भाई मिनिस्ट्री का नाम गलत लिखा हुआ है। और साथ में साथ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जैसे ही इसको कट करोगे, आप 4 यहाँ पर है कट करो, 4 है कट करो, आपको सीधा आंसर यहाँ पर मिल गया। जरूरत भी नहीं है भाई कि हेड ऑफिस ना बैंगलोर में है कि नहीं है, या फिर ओवरसीज ऑफिस है जो दुबई और मॉस्को में है कि नहीं है। सब ठीक है, तो केवल आपको एक स्टेटमेंट मालूम है, उससे मेरा आंसर निकल आया है। ठीक है, आगे चले, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, उसको अगले क्लास में फटाक से निपटा करके फिर अपने 2021 पर चल लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग। अब देखो जैसे मैंने बताया कि भाई जो क्वेश्चन टर्म वाला है उसको आप थोड़ा सा ब्रेक करोगे। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या हुआ, ग्रीन प्लस वॉशिंग कर रहे हैं। आप भाई घर पर क्या देखते हो, आपका ये जो घर है उस पर हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं। तो व्हाइट वॉश करते हैं, उससे क्या होता है कि भाई आपके घर कितना भी पुराना हो, कपड़ी उखड़ी हुई हो, लेकिन जैसे ये व्हाइट वॉश करते हैं तो बिल्कुल नया सा हो जाता है बिल्कुल वो। और अगर देखने वाले को नहीं मालूम चलेगा भाई वो घर पुराना है कि नया है, तो बेसिकली हम सम काइंड ऑफ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मतलब व्हाइट वॉश करके। तो सेम टर्म को, सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके सोचेंगे। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environmentally sound। बहुत ज्यादा ये लॉजिकल सा लग रहा है क्योंकि ग्रीन ग्रीन आजकल पूरी दुनिया में चल रही है। गवर्नमेंट भी कहती है भाई कि तुम्हारा प्रोडक्ट है जो ग्रीन होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसके लिए कंपनी जनरली ये कर सकती है कि भाई वो प्रोडक्ट ना इको फ्रेंडली नहीं होगा, फिर भी उसकी मार्केटिंग ऐसे कर देंगे कि भाई कि ये प्रोडक्ट हमारा पूरा का पूरा ग्रीन है। तो वन तो लॉजिकल लग रहा है मेरे को। सेकंड क्या है, नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री। अगेन मतलब नहीं मजा आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर इंक्लूजन लिखा रहता ना तो समझ में आता, मतलब नॉन इंक्लूजन मतलब तो हमने इंक्लूड ही नहीं करा ना, फिर तो ये तो फिर तो उल्टी बात कह रहा है ये तो। थर्ड चीज क्या है, इग्नोरिंग द डिजास्टरस इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस व्हाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अगेन यहाँ पर ग्रीन से कुछ ज्यादा टर्म मैच नहीं कर रहा है। ग्रीन का मतलब इको फ्रेंडली होता है, जरूरी नहीं कि डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस वो हो ही हो, तो उतना लॉजिक नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजंस। पहला बात तो भाई मैंडेटरी यहाँ पर एक एक्सट्रीम वर्ड होता है, बट स्टिल हम आगे देखते हैं, ये अपना एक्सट्रीम वर्ड हो गया। प्रोविजंस फॉर इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम। तो अगेन सारा चीजें मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मानते हैं भाई अपना EIA एक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लेकिन ये भी कोई सर्टेन शायद 5000 करोड़ या पता नहीं कितना करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर का है ना, तभी आप EIA लगाओ। अगर बिल्कुल छोटा मोटा प्रोजेक्ट है कि लेट से मेरे को साइकिल बनानी है केवल, तो उसके लिए EIA करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंडेटरी मतलब क्या हो गया कि मतलब हर एक चीज के लिए करना पड़ेगा, तो ये एक्सट्रीम है, तो आप इनको गलत करो और मोस्ट लाइकली यहाँ पर आंसर आपका ए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया।